अध्याय 1431। ऐसा करना बहुत ही अकुशल होगा। सर्प ने कहा, यदि उनके वास्तविक शरीर स्वप्नों में कैद हो सकते हैं, अर्थात स्वप्न उनके लिए एक और वास्तविक संसार है, कोशिश करो और देखो कि क्या तुम उन्हें अपने सपनों में पकड़ सकते हो। अर्जुन मुस्कुराए और बोली, तुम्हारा विचार थोड़ा ज्यादा ही शानदार है, फिर भी तुम इसे आजमा सकती हो। आखिरकार वे कानून विरोधी प्राणी हैं, शायद वे सचमुच ऐसा कर सकें। अर्जुन दूर से एक सपने में प्रवेश किया। उसके सपनों में सारा वास्तविक परिवेश उसके सपनों में था। मानवीय दुनिया में अर्जुन अक्सर ऐसा करता था, लेकिन अपने सपनों में वह वास्तविक दुनिया पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं डाल सकता था। इस बार क्या हुआ? अर्जुन अपनी सामान्य बुद्धि के साथ घाटी में तैरता हुआ आया, और हाँ, उन निचले भेड़ियों ने तुरंत ही अपने सपनों में अर्जुन को खोज लिया। हे भगवान, वास्तव में नीचे के भेड़िए ने मुझे देख लिया है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये चीजें बहुत चौंकाने वाली हैं। वे सचमुच मेरे सपने देख सकते हैं। पकड़ो, पकड़ो, बड़े सांप ने आग्रह किया। 3 निचले भेड़िए पहले ही अर्जुन की ओर झपट चुके थे। हाँ, मैं अपने सपनों में अमर हूँ। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर एक निचले भेड़िए के पंजे पकड़ लिए। उस तीखे पंजे ने अर्जुन की कलाई को काट दिया, लेकिन वास्तव में वह कटी नहीं थी। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे एक निचले भेड़िए को अपने सपने में दौड़ा दिया। फिर उसने एक सपनों के पिंजरे में तब्दील होकर उसे कैद कर लिया। हा 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 हा, आप सचमुच कर सकते हैं। अर्जुन उत्साह से हंसा। उसने एक के बाद एक नेदर वुल्फ को अपने सपनों में फेंका और उन्हें कैद कर लिया। 1 मिनट से भी कम समय में अर्जुन की तेजी से 300 नेदर वुल्फ उसकी जेब में थे। उस मकड़ी को ढूंढो। वह मकड़ी निचले भेड़िए से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह किसी भी कानून विरोधी प्राणी का सीधे तौर पर सफाया कर सकती है। सांप ने उत्साह से कहा, चलो देखते हैं कि क्या उस जगह पर कोई और छोटी मकड़ियां हैं। अर्जुन तुरंत आकाश में उड़ गया और अपने सिर के ऊपर स्थित महाद्वीप पर पहुंच गया। यहीं पर पिछली बार उसकी मुलाकात उस अजीब छोटी मकड़ी से हुई थी। हालांकि इस बार अर्जुन गड्ढे में खड़ा था और चारों ओर देखा। उसे कोई छोटी मकड़ी नहीं मिली। अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे याद है कि वह छोटी मकड़ी थी जो आसमान से गिरी थी। क्या वह 2 महाद्वीपों के बीच के क्षेत्र में हो सकती है? अर्जुन ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। दोनों महाद्वीपों के बीच में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन इसे देखते हुए उसे अचानक कुछ पता चला। एक छोटी सी गेंद जो किसी पौधे के फल जैसी दिखती थी, उसकी सतह पर बड़ी संख्या में छोटे छोटे उभार थे। हालांकि दोनों महाद्वीप ज्यादा दूर नहीं थे, फिर भी वे हजारों मीटर की दूरी पर थे। वह छोटा सा फल बस एक तरबूज के आकार का शून्य के बीच तैर रहा था। उसे ढूंढना वाकई मुश्किल था। इसके अलावा इस चीज पर ध्यान आकर्षित करना आसान नहीं था। अर्जुन उत्सुकता से तैरते हुए उस छोटे फल के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाते हुए बोला, ये चीज कहाँ से आई? लगता है आसपास कोई विशाल पेड़ नहीं है। उन्हें ये फल कहाँ से मिले? सर्प बोला, हो सकता है कि यह फल न हो। तुम केवल मानवीय तर्क से निर्णय लेते हो सकता है कि यह फल स्वयं एक वृक्ष हो। अजीब बात है। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर तरबूज के आकार का फल अपने हाथ में लिया और कहा, क्या ये चीज खाने योग्य है? मुझे आश्चर्य है कि क्या पाताल लोक से प्राप्त पौधों को खाने से कोई चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा। हे भगवान, इसे जल्दी से नीचे रखो। बड़ा सांप अचानक घबरा कर चिल्लाया। अर्जुन ने एक क्षण भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा, क्या हुआ? इसे नीचे रखो, इसे नीचे रखो। यह कोई पौधा नहीं है, यह एक जीव है। बड़े सांप का चेहरा हरा हो गया। अब आप स्वप्न में हैं। आप केवल एक कानून विरोधी प्राणी को ही छू सकते हैं, लेकिन ये तथ्य कि आप अब इस छोटी सी गेंद को छू सकते हैं, इसका अर्थ है कि यह कोई पौधा नहीं है। अर्जुन भी चौंक गई और जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने गेंद छोड़ी, गेंद अचानक फट गई। गेंद से छोटे छोटे मकड़ियों का घना समूह बाहर की ओर फैल गया। ढेर सारे। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि वहां संभवतः 100 से अधिक छोटी मकड़ियां थीं और सभी पौधों में लिपटी हुई थीं। ये मकड़ियां अर्जुन के बहुत करीब थीं। जब वे फटी तो उन्होंने तुरंत अर्जुन के पूरे शरीर को ढक लिया। उसके बाल, गर्दन और कपड़े मकड़ियों से भर गए थे। उनमें से कुछ तो अर्जुन के कानों में भी घुसने लगे थे।
अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना शरीर हिलाया और सारी मकड़ियां बाहर फेंक दी। मैं अमीर हूँ, अर्जुन गुस्से से चिल्लाया और हवा से एक छोटा सा गोला बनाया। ये गोला किसी सपने से बना था और इसकी रूपरेखा बिल्कुल उस गोलाकार फल जैसी थी जो अभी दिख रहा था। अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और तेज हवा ने सारी मकड़ियों को अपने मुंह में खींच लिया। फिर अर्जुन ने ड्रीम बॉल पर निशाना साधा और उसे फिर से उड़ा दिया, जिससे सारी मकड़ियां बॉल में समा गईं। अंत में उन्होंने गेंद को पूरी तरह से सील कर दिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। हे भगवान, शुक्र है कि यह एक सपने में था। अर्जुन के व्यक्तित्व के कारण उसे मकड़ियां इकट्ठा करते समय डर नहीं लगता था। ये इंसानों से लड़ने जैसा था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो जितना लड़ता उतना ही साहसी होता जाता। हालांकि एक बार जब वह सफल हो जाता तो वह डरने लगता, इतना डर कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते। शुक्र है यह एक सपने में था। अगर उसने गलती से इस छोटी सी गेंद को हकीकत में छू लिया होता तो क्या वह मर नहीं जाता, जहां उसका मल भी नहीं बचता। आग में नहाकर उसे दोबारा जन्म लेने का मौका भी नहीं मिलता। उन्होंने याद किया कि उन्होंने इस शापित स्थान पर कई बार दोनों महाद्वीपों के बीच यात्रा की थी और उन्हें अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई थी। अब जब उसे यह बात याद आ गई है तो उस समय हर चक्कर में इस छोटी गेंद से टकराने की संभावना रहती थी। जल्दी करो और वापस जाओ। मैं देखूंगा कि तुम्हारा शरीर कहाँ है। जल्दी करो। एक के बाद एक असमान लहरें। बड़े सांप की तीखी आवाज ने अर्जुन के विचारों को तोड़ दिया। उसने जल्दी से अपने शरीर की ओर देखा और पाया कि एक सांप पहले ही उसके असली शरीर के नीचे आ चुका था। अर्जुन एक सपने में था, लेकिन उसका असली शरीर अभी भी पाताल लोक में सो रहा था। हे भगवान, अर्जुन ने जोर से गाली दी और तेजी से अपने असली शरीर की ओर उड़ गया। भाप जैसा काला सांप अर्जुन के पैरों तक पहुंच चुका था। उसने बस जरा सी जीभ बाहर निकाली और अर्जुन के जूते चाटने लगा। बूट तुरंत ढह गया, नष्ट हो गया और सबसे बुनियादी मौलिक कणों का निर्माण हुआ। यदि वह उसे दोबारा चाहता तो वह उसके पैरों के तलवों तक पहुंच जाता। अर्जुन ने भौतिक विनाश की इस प्रक्रिया को पहले भी देखा था। अगर उसके पैर के तलवे को सांप ने चाट लिया होता तो वह निश्चित रूप से एक से ज्यादा पैर खो देता। इसके बजाय एक नष्ट हुआ काला छेद उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसके पैरों के आसपास का मांस और खून एलिमेंटियम कणों में सिमटकर एक साथ ढह गए। ये ढहा हुआ क्षेत्र बड़ा होता गया और फिर अर्जुन का पूरा शरीर एक एलिमेंटियम कण में सिमट गया, जो इतना छोटा था कि अंततः उसे काले सांप ने निगल लिया। ये सांप कम से कम उस छोटी मकड़ी के समान स्तर का था। अर्जुन इतना भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा लगभग उड़ गई। अंततः सांप ने फिर से हाथ बढ़ाया और अर्जुन के पैर की उंगलियों को चाट लिया। अर्जुन का स्वप्न शरीर सीटी बजाता हुआ गुजरा। जैसे ही दूत उसके असली शरीर के पैर के अंगूठे को छूने ही वाला था, उसने काले सांप को पकड़ लिया। उसके पास काले सांप को देखने का भी समय नहीं था। इसके बजाय वह तुरंत अपने पैरों के तलवों को देखने के लिए मुड़ा। सौभाग्यवश उसके पैरों के तलवे सही सलामत थे। अर्जुन पसीने से तरबतर हो गया। धिक्कार है, मैं तो यहाँ मरते मरते बची। यदि वह सचमुच यहाँ मर गया तो उसके साथ अन्याय होगा। इतने दिन पाताल लोक में बिताने के बाद भी उसकी मौत नहीं हुई थी। पाताल रजत, पाताल लौह और अजगर जैसे प्राणी और पाताल भेड़िए को पकड़ने के बाद वह वहां से निकलने ही वाला था कि एक सांप ने उसे चाट कर मार डाला। क्या ये बेकार नहीं होगा? जल्दी करो और निकल जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। सांप की आवाज कांप रही थी, ये जानते हुए भी कि वह स्वप्न दाव के साथ पाताल लोक से निपट सकता है। अर्जुन लगभग मर ही गया। ये जगह कितनी डरावनी थी। अध्याय 1432। अर्जुन जाग गया और फिर अपनी पीठ पर विनाशक ढाल के साथ वह उपप्रकाश की गति से आगे बढ़ने लगा। वह विशाल शून्य भंवर की खोज में निकल पड़ा और इस भयावह दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो गया।
उन्होंने महसूस किया कि पाताल लोक में पूर्ण सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। स्वप्न दाव क्षमता भी नहीं। स्वप्न शरीर नहीं मरता, लेकिन वास्तविक शरीर मर जाएगा। क्या अगली बार तुम्हें सपनों की दुनिया में अपना असली शरीर छिपाने के लिए अमर यात्रा तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए? अर्जुन के दिल में अब भी डर था। उड़ते हुए उसे ठंडा पसीना आ गया। पाताल लोक शून्य में था। शून्य में कोई घर्षण नहीं था। अर्जुन ने अपनी गति को प्रकाश की गति तक बढ़ा दिया तो उसे और अधिक दीपक क्यूई का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसे बस अपनी जड़ता का उपयोग करके आगे बढ़ना था। उन्होंने प्रकाश की गति का उपयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तेज थी और उन्हें डर था कि वे शून्य भंवर से चूक जाएंगे। अर्जुन शून्य भंवर के निशान ढूंढते हुए उड़ता रहा। इस दौरान तरह तरह की अकथनीय छोटी छोटी चीजें लगातार विनाश कवच से टकराती रहीं। इससे पहले कि अर्जुन ये समझ पाता कि यह क्या है, विनाश शील्ड ने पहले ही उन सभी को चकनाचूर कर दिया था। ये तो प्रकाश की गति थी। प्रकाश से भी कम गति से किसी चीज से टकराने की विनाशकारी शक्ति भयावह थी। हालांकि विनाशक ढाल की चौंकाने वाली शक्ति के कारण अर्जुन को लगभग कोई चोट नहीं आई। वह पाताल लोक का ड्रैगन अभी भी निर्दयी था। 1,00,000 ली प्रति सेकंड की गति ने अर्जुन को मौन की इस विशाल और अपरिचित दुनिया से धकेल दिया। उन्होंने अपनी लाइटनिंग फोटो इलेक्ट्रिक आई खोली और इस आधार पर कि उनकी दृष्टि किसी बाधा से नहीं टकराती, वे 100,000 किलोमीटर की दूरी तक देख सकते थे। इससे उन्हें शून्य भंवर को देखने और प्रतिक्रिया करने का समय मिला। 100,000 ली प्रति सेकंड की गति और 100,000 ली प्रति सेकंड की सीमा के साथ ये सबसे अच्छा संयोजन था जो अर्जुन वर्तमान में कर सकता था। अज्ञात समय तक उड़ान भरने के बाद अर्जुन के मन में उसके लिए कोई विशेष भावना नहीं थी। शायद ये 3 दिन का समय था, शायद केवल 3 घंटे का। त्वरण संरचना बनाने वाले विशेषज्ञ के नोट्स के अनुसार इतनी तेज गति से आगे बढ़ने से अर्जुन को धीमी समय सीमा में धकेल दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अर्जुन अब हुक्म चलाकर समय की लंबाई की गणना नहीं कर सकता था। वह पहले ही बड़े समय के नियमों से बाहर निकल चुका था और वह अपने आसपास की चीजों से बहुत धीमा था। अंततः एक अज्ञात समयावधि के बाद उन्होंने ब्लैक रेन की खोज की। मुझे यह मिला। अर्जुन ने तुरंत प्रकाश की उपगति से गति धीमी कर दी और काली बारिश को तरल में संपीड़ित होते देखा, जो दर्शाता था कि भंवर निकट था। वह सर्पिलाकार तरीके से उड़ते हुए, फैलते हुए ब्लैक रेन जोन का चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे, बिना किसी चेतावनी के अर्जुन के सामने एक विशाल और असीम शून्य भंवर प्रकट हुआ। ये चीज सिर्फ एक खास कोण से ही दिखाई दे सकती थी। जब तक अर्जुन को भंवर का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह सीधे उसमें जा टकराया। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। जब उसने फिर से कुछ देखा तो अर्जुन को पता चला कि वह एक अनंत शून्य दुनिया में था। उसने सूरज की एक और किरण छोड़ी जो हर जगह चमक उठी और उसके आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ कालापन था। बाहर आया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। पाताल लोक अनंत शून्य में स्थित था। यह एक छोटी सी दुनिया थी, लेकिन पाताल लोक स्वयं भी शून्यता से भरा था, इसलिए उनके बीच अंतर करना आसान नहीं था। लेकिन अब हम वापस कैसे जाएं? अनंत शून्यता, ऊपर से नीचे तक कोई अनुभूति नहीं। क्या आपको लगता है कि दानव सम्राट द्वारा छोड़ी गई काली रेखा अभी भी वहां है? अर्जुन ने पूछा। सांप बोला, अगर तुम यहाँ होते भी तो इतनी पतली रेखा नहीं ढूंढ पाते। इस पूरी तरह काले शून्य में ये बस भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहा है। अर्जुन ने सचेत होकर पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे का शून्य भंवर गायब हो गया था। उसने अपना कोण समायोजित किया और इस क्षेत्र के चारों ओर उड़ान भरी। जब वह एक निश्चित कोण पर पहुंचा तो भंवर फिर से प्रकट हो गया। लगता है इसकी स्थिति नहीं बदली है, अर्जुन ने सोचते हुए कहा। अनंत शून्य में इस भंवर की स्थिति स्थिर है और बदलेगी नहीं। हालांकि इस भंवर का दूसरा पक्ष, जो कि निचले क्षेत्र में स्थित है, बेतरतीब ढंग से कूद जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब तक मैं शून्य भंवर को देखता रहूंगा, ये हमारी दुनिया से मुंह मोड़ने के बराबर होगा। सांप मुस्कुराया और बोला, होशियार, जब दानव सम्राट ने तुम्हें नीचे फेंका था तो तुम इस भंवर को देख सकते थे।
तुम्हें घूमकर भंवर की ओर पीट करके सीधे आगे उड़ना चाहिए। अर्जुन ने अपना शरीर घुमाया और उपप्रकाश की गति से अंतहीन शून्य के माध्यम से अपनी लंबी यात्रा शुरू की। यद्यपि ऐसा करके वह 6 सम्राटों की दुनिया की दिशा तक पहुंच सकता था, फिर भी ये पर्याप्त सटीक नहीं था। दूरी बहुत ज्यादा थी। अगर उड़ान का शुरुआती बिंदु 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से की दूरी पर होता तो शून्य में लंबी दूरी तक उड़ने के बाद ये 6 सम्राटों की दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकता था, जिससे ये चूक सकता था। अर्जुन के पास इस तरह उड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि इसका लाभ ये था कि शून्य में प्रकाश की गति का उपयोग करके और फिर तेजी से आगे बढ़ने के लिए जड़त्व पर भरोसा करके वे बिना किसी रेडियन विचलन के एक सीधी रेखा में चल सकते थे। अज्ञात समय तक उड़ान भरने के बाद अचानक उसके सामने एक पतली फिल्म प्रकट हुई। वह क्या है? अर्जुन की ने कहा। झिल्ली बहुत अजीब थी, किसी बड़े बुलबुले जैसी। वह बहुत पतली और बेसुरी थी, शून्य में नंगी आंखों से लगभग अदृश्य। अर्जुन सीधा फिल्म की ओर गया। उसकी हथेली की रोशनी में फिल्म पर प्रतिबिंब का एक निशान दिखाई दे रहा था। ये हमारी दुनिया हो सकती है, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन के पास कोई बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं था। यह एक ही बहुविकल्पीय प्रश्न था, या तो वह उससे टकरा गया या उसने दिशा बदल ली और शून्य की ओर बढ़ता रहा। उसने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर झिल्ली में दे मारा। जैसे ही वह झिल्ली से टकराया, अर्जुन वापस उछल गया। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं क्या? अर्जुन की ने कहा। वह फिल्म पूरी तरह पारदर्शी लग रही है। ये बहुत पतली होनी चाहिए, यह मुझे वापस उछाल सकती है। सर्प ने कहा। यदि उस झिल्ली में सचमुच एक संपूर्ण ब्रह्मांड है तो इसका अर्थ है कि वह झिल्ली स्वयं एक स्थानिक परत है। उस पर प्रहार करने के लिए शून्य दिव्य बिजली की शक्ति का प्रयोग करो। अर्जुन ने शून्य दिव्य बिजली की शक्ति का उपयोग किया। उसका पूरा शरीर स्थानिक ऊर्जा में लिपटा हुआ था और वह फिर से उसमें टकरा गया। इस बार विशाल झिल्ली अचानक हिल गई। जब अर्जुन ने प्रतिक्रिया की तो उसने पाया कि वह विशाल ब्रह्मांड में था। ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं सभी जगह तारों से भरा समुद्र था। जिंगक सिंह। अर्जुन बहुत खुश था। इसके तुरंत बाद गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे पकड़ लिया और उसे नीचे की ओर खींच लिया। उसने जमीन देखी। अर्जुन तेजी से नीचे गिरता गया। वह पहले ही हवा की परत में प्रवेश कर चुका था। उसके शरीर के बीच घर्षण के कारण उसमें आग लग गई। अंत में वह जोर से जमीन पर मजबूती से खड़ा हो गया। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन ने अपना शरीर तानकर लगभग लालच से गहरी सांस ली। ये हवा थी, वह फिर से सांस ले सकता था। अर्जुन को 1 महीने से अधिक समय तक दूर रहने और फिर से हवा में सांस लेने की भावना की कमी महसूस हुई। दिव्य मार्शल क्षेत्र के साधक की सांसें 1 महीने से भी ज्यादा समय से रुकी हुई थीं। हालांकि उसकी दम घुटने से मौत नहीं हुई, फिर भी उसे असहजता महसूस हो रही थी। इतनी जल्दी खुश मत हो, अपना सिर उठाओ और देखो, ये हमारी दुनिया नहीं है। बड़े सांप ने आह भरी। अर्जुन ने ऊपर देखा और हक्का बक्का रह गया। वास्तव में आकाश में 2 सूर्य थे। ये निश्चित रूप से उसकी अपनी दुनिया नहीं थी। 6 सम्राटों की दुनिया तो और भी कम थी। अध्याय 1433। ये कहाँ है? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से आकाश की ओर देखने लगा। वह ऊंचे स्थान से आसपास का दृश्य देखना चाहता था, इसलिए वह ऊपर कूद गया। हालांकि इस छलांग के साथ वह सीधे हवा की परत से बाहर और ब्रह्मांड में कूद गया। यह क्या जगह है? अर्जुन हैरान रह गया। सर्प ने भी उत्सुकता से पूछा, कितना अजीब है, इस संसार की सतह कितनी छोटी है। हे स्वर्ग, देखो, तुम यहाँ से पूरी दुनिया देख सकते हो। अर्जुन भी इतना सदमे में था कि बोल नहीं पा रहा था। उसने सचमुच पूरी दुनिया देख ली थी। ये दुनिया एक छोटा, अवर्णनीय रूप से छोटा नीला ग्रह था। ये बहुत छोटा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये ब्लू टाइड महाद्वीप के किसी प्रांत जितना बड़ा नहीं था।
यहाँ तक कि पुराना हाउतन साम्राज्य भी पूर्वी चीन सागर से पश्चिमी क्षेत्रों की सीमा तक 10 लाख मील लंबा था, लेकिन उनके सामने स्थित नीले ग्रह का व्यास इतना बड़ा नहीं था। वह देख सकता था कि इस नीले ग्रह का व्यास केवल 200,000 किलोमीटर था। हे भगवान, अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया। कहाँ जा रहे हो? यहीं। अपनी दुनिया में तो आसमान बहुत ऊंचा था, पर इस दुनिया में तो वो हल्के से जमीन से उछल गया। ये भी ऐसा ही कोई दूसरा ग्रह हो सकता है। सांप बोला, ये हमारी दुनिया से भी बदतर है। अर्जुन ने अपनी आंखें ढक ली और ब्रह्मांड में 2 सूर्यों को देखते हुए कहा, इसके अलावा सूर्य बहुत नीचे है। वह घूमा और पूरी गति से सूर्य की ओर उड़ चला। यहाँ 2 सूर्य हैं, एक बड़ा और दूर है, दूसरा छोटा और पास है। अर्जुन प्रकाश की गति से उड़ रहा था। 2 मिनट से भी कम समय में वह छोटे से सूरज के सामने पहुंच गया और लगभग उससे टकरा ही गया। इतने करीब 6 सम्राटों की दुनिया का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अर्जुन की अपनी दुनिया भी उत्तरी डोमेन से दक्षिणी डोमेन तक लगभग 90 मिलियन किलोमीटर दूर थी। यदि उसकी अपनी दुनिया में सूर्य पृथ्वी की सतह के इतने करीब होता तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती। उसके सामने सूरज अभी भी तेजी से जल रहा था, लेकिन वह बहुत छोटा था। सर्प ने कहा, हमारे विश्व के सूर्य और पृथ्वी की सतह के बीच की दूरी तथा इस छोटे से सूर्य और पृथ्वी की सतह के बीच की दूरी के आधार पर ये छोटा सा सूर्य हमारे सूर्य का 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं हो सकता। अर्जुन की दुनिया में एक मार्शल कलाकार को सूर्य के सामने उड़ाना पूरी तरह से बकवास था, लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता है। सांप ने कहा, सूर्य की सतह का तापमान ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि यह कुछ 1000 डिग्री ही हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इससे न टकराओ। सूर्य के केंद्र का तापमान अभी भी बहुत ज्यादा है, ये तुम्हें पल भर में पिघला सकता है। अर्जुन सूर्य की ओर देखते हुए विचारमग्न था। बड़े सांप ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मेरे पास एक अजीब विचार है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे विचारों में से कौन सा पागलपन भरा नहीं है, मुझे बताओ। अर्जुन ने कहा, मैं इस सूरज को ले जाना चाहता हूँ। हमारी दुनिया संरचनाओं से घिरी हुई है और सूरज उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि अगर हम इस छोटे से सूरज को अपनी दुनिया में फेंक दे तो क्या ये काम करेगा? सर्प ने कहा, हे भगवान, ये सचमुच संभव है। यद्यपि प्रकाश निर्देशक व्यूह को तोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी यदि प्रकाश निर्देशक व्यूह के गुणों सहित एक छोटा सा सूर्य भी उसमें डाल दिया जाए तो वह इतने छोटे सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं निकाल पाएगा। यदि इस छोटे सूर्य को सतह के निकट रखा जाए तो इसका सूर्य प्रकाश संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र को ढक सकता है। ये जाल भयंकर प्रकाश की ओर लक्षित था, जैसे कोई बड़ा जाल किसी बड़ी मछली को फंसाता हो। बड़े सूरज की रोशनी बाहर निकल जाती, लेकिन तारों और चांदनी जैसे छोटे झींगे उसकी जगह अंदर आ जाते। हालांकि उसके सामने का ये छोटा सा सूरज भी काफी छोटा था, अर्जुन की दुनिया के सूरज से काफी कमजोर। उसे प्रकाश मार्गदर्शक सरणी के परावर्तन से बच निकलने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन तुम इसे कैसे चुराओगे? हालांकि तुम दिव्य मार्शल क्षेत्र में हो, भले ही तुम स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर हो, तुम्हारे लिए एक सूर्य को छीनना असंभव है। यह अवास्तविक है। सांप कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं खुद नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, पाताल लोक के ड्रैगन को सूखने दो। सर्प ने कहा, पाताल लोक का अजगर बहुत शक्तिशाली है, वह सूर्य को खींचने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्जुन ने कहा, क्या तुम ब्लैक डोमेन को भूल गए हो? उसे अवशोषित किया जा सकता है और ब्रह्मांड में कोई घर्षण नहीं है। चलो ब्लैक डोमेन को छोड़ देते हैं और इस सूरज को खींचकर दूर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सूरज से लड़ना चाहते हैं। बड़े सांप ने कहा, आश्चर्य, लेकिन मुझे पता है। अर्जुन ने कहा, वह पाताल लोक का ड्रैगन शायद हमारी बात नहीं सुनेगा। हो सकता है कि उसके पास कोई भाषा प्रणाली भी न हो। हालांकि चूंकि यह मेरे अस्तित्व का निर्धारण कर सकता है और जानता है कि छाया पर्वत से मेरा पीछा कैसे करना है, इसका मतलब है कि इसमें तार्किक रूप से सोचने की क्षमता है। अगर आपके पास तर्क है तो आपके पास चेतना भी होनी चाहिए। क्या आप दिव्य बिजली नहीं हैं? आप सभी प्राणियों की आत्मा हैं। अगर आप अपनी चेतना सीधे उस पर फेंक दें तो वह समझने में सक्षम हो जाएगी।
बड़े सांप ने कहा, सिर्फ इसलिए कि वह समझता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी मदद करेगा। वह अब तुम्हें खाने के लिए बेताब है, उसे लाभ दो। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, उससे कहो कि अगर वह मेरी बात मानेगा तो मैं उसे कुछ सालों में छोड़ दूंगी, वरना वह हमेशा के लिए सपनों के पिंजरे में कैद हो जाएगा। दर्द तो तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। सांप कांप उठा, उस पर लाखों सालों से मुहर लगी हुई थी। जब उसे वह अनुभव याद आया तो उसे अब भी वह याद आ रहा था। अब अगर वह मर भी गया तो भी वह उसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। चलो एक सपने में प्रवेश करें। अर्जुन ने स्वप्न की दुनिया में प्रवेश किया और सर्प को निचले ड्रैगन के साथ संवाद करने दिया। अर्जुन के अनुमान के अनुसार सांप ने अपनी चेतना सीधे निचले ड्रैगन के शरीर में भेज दी। थोड़ी देर बाद सांप हंसा, ये सहमत है। सर्प ने कहा, उसने कहा था कि यदि तुम उसे 1,00,000 चमक में छोड़ दोगे तो वह तुम्हारी सहायता करेगा। कैसा फ्लैश? अर्जुन की ने कहा, पाताल लोक के ड्रैगन की समय की अवधारणा मनुष्यों से अलग थी। उनके पास मिनट या घंटे की गणना करने का कोई तरीका नहीं था। वे फ्लैश शब्द का इस्तेमाल करते थे। सर्प ने कुछ देर तक निचले ड्रैगन के साथ संवाद किया और कहा, अंत में मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि फ्लैश क्या होता है। हालांकि कुछ गणना के बाद ये हमारी दुनिया के लगभग 100 वर्षों के बराबर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह विनिमय की इस पद्धति से सहमत है। अर्जुन को खून की उल्टी होने लगी। 100 साल, कितनी उदारता! मूल रूप से उसने सोचा था कि पाताल लोक का ड्रैगन 1 वर्ष के लिए अपना मुंह खोलेगा, अधिकतम 2 से 3 साल की कैद, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह 100 साल होगा। शायद 100 साल नेदर ड्रैगन के लिए कुछ भी नहीं थे। ठीक है, उसे बताओ कि मैं सहमत हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ देर तक पाताल लोक के ड्रैगन के साथ बातचीत करने के बाद सर्प ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, ये भी सहमत है। हालांकि मैंने सौदेबाजी की और समय सीमा को 300 साल तक बढ़ा दिया। अर्जुन ने अवाक होकर आंखें घुमाईं। ये बड़ा सांप बहुत चालाक था। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 100 साल 300 सालों से अलग नहीं थे। अर्जुन पाताल लोक के ड्रैगन को इतने लंबे समय तक कैद नहीं रख सकता था। अब हमें सूर्य से नहीं बल्कि वापसी के मार्ग से निपटना है। अर्जुन ने दूरी पर छोटे लगभग अदृश्य नीले ग्रह को देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वहाँ कोई शून्य पत्थर हैं। अगर हम पर्याप्त मात्रा में शून्य पत्थर इकट्ठा कर सकें तो हम अपनी दुनिया को महसूस कर पाएंगे। उस समय हम सूर्य को खींच लेंगे। कोई बात नहीं, चलो पहले नीचे चलें और स्थिति पर एक नजर डालें। अर्जुन ने एक समाधान सोचा और मानव दुनिया में वापस उड़ गया। जब वह पुनः नीले ग्रह पर उतरा तो उसने कुछ नया खोजा। इसका अर्थ ये था कि इस मानव संसार में हवा में लगभग कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि पृथ्वी की सतह के नीचे इतने सारे स्पिरिट स्टोन थे कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अध्याय 1434 क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, यहाँ अनगिनत आत्मा पत्थर दबे हुए हैं, लेकिन हवा में कोई आत्मा ऊर्जा नहीं है। क्या ये बहुत अनुचित नहीं है? सर्प ने कहा, इस संसार में कोई भी युद्ध कला नहीं हो सकती। आप जानते हैं, मार्शल कलाकार केंचुओं की तरह होते हैं। केंचुए लगातार मिट्टी का नवीनीकरण करते हैं और मार्शल कलाकार लगातार हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा का नवीनीकरण कर सकते हैं। जब बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार प्रकट होते हैं तो वे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और फिर इसे मुक्त करने के लिए अपने मार्शल कौशल का उपयोग करेंगे। मूल ऊर्जा एस्ट्रल क्यू आकाश में फैल जाएगी, धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और फिर अन्य मार्शल कलाकारों द्वारा अवशोषित होती रहेगी। इस प्रक्रिया के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा तैरती रह सकती है, इसलिए हमारी दुनिया में आध्यात्मिक पत्थरों की मात्रा सीमित है। यदि इस दुनिया में कोई मार्शल कलाकार न होता तो कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे हवा में नहीं छोड़ पाता। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, सारी आध्यात्मिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे बस गई और समृद्ध आध्यात्मिक खनिजों का निर्माण हुआ। जब उसने अंतिम वाक्य कहा तो 8 आंखों वाले सांप की आवाज उत्तेजना से कांप उठी। अर्जुन मुस्कुराई और बोली, ये सबसे अच्छा है। वैसे भी यहाँ कोई मार्शल आर्ट नहीं है। आप नीचे जा सकते हैं और जितना चाहें उतना खा सकते हैं।
मैं शून्य पत्थरों को खोजने जाऊंगी। हम उन्हें इकट्ठा करने के बाद यहाँ मिलेंगे। मैं तुम्हारे शब्दों का इंतजार करूंगा। बड़ा सांप हंसा। आत्मा के पत्थर खाए जा सकते हैं, लेकिन तुम इंसानों को नहीं खा सकते। हालांकि ये दुनिया छोटी है, तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। अगर तुमने इंसानों को खाने की हिम्मत की तो मैं। अर्जुन ने मुहर खोली और सांप को आजाद कर दिया। फिर उसने गंभीरता से चेतावनी दी, आत्मा के पत्थर खाए जा सकते हैं, लेकिन तुम इंसानों को नहीं खा सकते। हालांकि ये दुनिया छोटी है, तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। अगर तुमने इंसानों को खाने की हिम्मत की तो मैं। चिंता मत करो, इन आम लोगों के पास खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट है। मैं उन्हें छूने के लिए बहुत आलसी हूँ, सांप ने कहा। इतना कहकर वह बड़ा सांप सीधे भूमिगत हो गया और गायब हो गया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक एक स्टील की गाड़ी वहां से गुजरी और अर्जुन के पास रुक गई। खिड़की से एक औरत का चेहरा झांका और अर्जुन से बोली, तुम इतनी सुनसान जगह पर क्यों हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अर्जुन असमंजस में था। उस आदमी ने कहा, चलो मैं तुम्हें पूरे रास्ते ले चलूंगा। अर्जुन ने उत्सुकता से स्टील की गाड़ी को देखा और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। कार बहुत अजीब थी। वह स्टील से बनी थी। उस पर बेकिंग पेंट की एक परत चढ़ी हुई थी, लेकिन उसे खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। उसके चारों पहिए जमीन पर बहुत तेज दौड़ रहे थे। अर्जुन को लगा कि यह कार कुछ उसकी अपनी दुनिया के उड़ते हुए जहाज जैसी है। कार के नीचे स्पिरिट स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा था। ये स्पिरिट स्टोन की स्पिरिट ऊर्जा को एक साधारण और अनदेखे आकार में अवशोषित कर लेता था। फिर इसे कार के पीछे एक पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता था। स्पिरिट स्टोन्स द्वारा उत्पन्न प्रेरणा ने स्टील वाहन को आगे बढ़ाया। तो इस दुनिया में लोग ये भी जानते हैं कि आत्मा के पत्थरों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। कैसा है? जल्दी करो, युवती ने सीटी बजाए और कहा, मैंने अभी अभी खरीदा है। गेल 2। अर्जुन ने दोनों तरफ पीछे की ओर के दृश्य को देखा और मन ही मन सोचा, जल्दी करो। ये सबसे निचले स्तर के राक्षसी जानवरों जितना तेज नहीं था। सुंदर, तुम बहुत लंबे हो। महिला ने अर्जुन को एक आकर्षक नजर से देखा और कहा, मॉडल, तुम किसकी माँ को छू रहे हो? मैं दूसरों की माँ को नहीं छूता, अर्जुन की ने कहा। महिला इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी सांस लगभग रुक गई। क्या आप जानते हैं कि खाली पत्थर कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। सामान्यतः ऐसे संवेदनशील वयस्कों के बारे में यूं ही नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन ये सोचकर कि इस दुनिया में शायद कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। महिला ने कहा, कौन सा पत्थर? अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, यहाँ सबसे बड़ा जौहरी कौन सा परिवार है? महिला बोली, ओह, ये कैगुआन कबीले से है। आप सही कह रहे हैं, मैं कैगुआन कबीले की सदस्य हूँ। आप हमारे कबीले से क्या चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, शायद आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, मैं आपके कबीले प्रमुख से मिलना चाहता हूँ। शून्य पत्थर कोई साधारण चीज नहीं थे। इस छोटी सी दुनिया में भी वे निश्चित रूप से खजानों में खजाना थे। आम लोग उनके संपर्क में नहीं आ सकते थे, न ही उनके बारे में जान सकते थे। शून्य पत्थरों में सभी पदार्थों की सतह को भेदने की क्षमता थी, जो बहुत दुर्लभ थी। लाल गाड़ी सर पर दौड़ती रही। धीरे धीरे उनके सामने एक शहर दिखाई दिया। वह शहर बड़ा ही अजीब था, पूरी तरह से एक विशाल गुंबद से घिरा हुआ। अर्जुन ने खिड़की से आसमान की ओर सोच विचार कर देखा। ऐसा लग रहा था कि दोनों सूरज बहुत तेज हैं। इंसान ज्यादा देर तक धूप में नहीं रह सकता, इसलिए उसे खुद को ढकने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। उसके लिए सूर्य चुराना अधिक उचित होगा और इससे इस दुनिया में रहने के लिए उपयुक्त वातावरण भी आएगा। शहर में प्रवेश करने के बाद एक स्टील की इमारतें दिखाई देने लगी, जिससे अर्जुन को स्टील महाद्वीप में लौटने का भ्रम हुआ। चौड़ी सड़क पर शियांग नान ने तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें देखीं।
इन लाल गाड़ियों के अलावा वहाँ कई यांत्रिक गायें और यांत्रिक घोड़े भी थे। लोग उन पर सवार होकर सड़कों पर दौड़ रहे थे। अर्जुन फिर से विचारमग्न हो गया। इंसानों को मजबूत बनने की जरूरत थी, लेकिन उन्हें एक दिशा भी चाहिए थी। जब उनकी अपनी दुनिया के लोगों को मार्शल दाव प्रणाली के अस्तित्व के बारे में पता चला तो उनके लगभग सारे विचार मार्शल दाव की साधना पर केंद्रित हो गए। इस तरह उन्होंने अनगिनत मार्शल आर्ट तकनीकें गढ़ी जो सपनों जैसी थीं। इस दुनिया को युद्ध पद्धति का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए शक्तिशाली बनने के उनके विचार औजारों और हथियारों पर केंद्रित हो गए। इस प्रक्रिया में शियांगनान दुनिया से बिल्कुल अलग एक मानव सभ्यता का जन्म हुआ। सड़क के दोनों ओर अजीबोगरीब कपड़े पहने लोग खड़े थे। लाल गाड़ी देखकर वे बार बार उसकी तरफ देखते रहे, मानो लाल गाड़ी कोई अद्भुत खजाना हो। हवा को खींचो, महिला खिलखिलाकर हंसी। तुम किसे खींच रहे हो? अर्जुन की ने कहा। स्त्री ने आंखें घुमाकर कहा, क्या तुम पहाड़ से भागे हो? तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं? फिर भी तुम्हारी सुंदरता के कारण मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। गाड़ी जोर से चलती हुई एक दुकान के सामने रुकी। महिला कार से बाहर निकली और उसने अर्जुन की ओर हाथ हिलाकर कहा, आइए सुंदर आदमी, आपके लिए कुछ कपड़े खरीदती हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी मदद करनी होगी। आज रात मेरी पार्टी है। मान लो कि मेरे प्रेमी ने पहले मेरे परिवार से झूठ बोला है, वरना वे हमेशा मुझे किसी और को ढूंढने के लिए कहेंगे। मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। तुम निश्चित रूप से उन्हें संतुष्ट करोगे। अर्जुन उस औरत के पीछे पीछे अंदर गया और 3 जोड़ी कपड़े खरीदे। वे सभी अजीबोगरीब स्टाइल के थे जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखे थे। इसे पहनना अभी भी अजीब था। वाह! औरत की आंखें चमक उठीं। अभी तो ये एक देहाती लड़की थी, अब तो सुपरस्टार बन गई है। सच में लोग कपड़ों पर भरोसा करते हैं। अर्जुन ने काउंटर पर मुट्ठी भर सोने के सिक्के फेंके, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पर्याप्त है या नहीं। हालांकि दुकानदार हक्का बक्का रह गया। पीले, नारंगी और नारंगी सोने को देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैं जाऊंगी, महिला ने आश्चर्य से कहा। क्या आपका परिवार सोने की खान में काम करता है? कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना गंदा है। ठीक इसी समय बाहर आसमान से अचानक एक तेज आवाज आई। इसके तुरंत बाद भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कई लोग सिर पकड़कर इधर उधर भागने लगे। अच्छा नहीं, यहाँ एक एलियन है। महिला का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अर्जुन को मेज के नीचे खींच लिया। अर्जुन को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने उसके साथ मेज में खुदाई नहीं की और केवल उत्सुकता से बाहर देखा। बस एक आदमी सड़क पर उछलता कूदता दिखाई दे रहा था, एक बार में 50-60 मीटर तक उछलता हुआ। उसके इस व्यवहार से आम लोग इतने डर गए कि उनके दिल फट गए। उछलता हुआ आदमी जोर जोर से हंस रहा था। उसके हाथ में एक थैला था और उसमें से रंग बिरंगे कागज उड़ रहे थे। उसके पीछे अभी भी गाड़ियों का एक बड़ा समूह तेज सीटियां बजाते हुए उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो ऊंची छलांग लगाना जानता था और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मेज के नीचे छिपी महिला घबराकर चिल्लाई, तुम पागल हो? अगर तुम नहीं छिपोगे तो वह अजीब इंसान है, कोई अजीब क्षमता वाला इंसान। धिक्कार है। अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि सभी बाहरी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर भी जाल से बची हुई मछलियां क्यों हैं? आज तो सचमुच बदकिस्मती है। सड़क पर वह अजीब व्यक्ति उछल पड़ा और नीचे उतरते ही उसने एक स्टील की गाड़ी को मुक्का मारकर तोड़ दिया। इस दृश्य को देखकर असंख्य लोग सदमे में आ गए, मानो उन्होंने दुनिया का अंत देख लिया हो। अर्जुन अतुलनीय रूप से उलझन में था। जो कूद सकते थे उनकी कोई सीमा नहीं थी। मार्शल दाव क्षेत्र एक मार्शल कलाकार के लिए ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी थी और मार्शल दाव प्रणाली के बिना मनुष्यों का कोई क्षेत्र नहीं था। इसलिए जो व्यक्ति कूद सकता था उसे मौसम की थोड़ी बहुत समझ तो थी, लेकिन वह इसमें बहुत अच्छा नहीं था। पिछले मौसम की तीव्रता को देखते हुए यह ज़ियानटियन क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्तरों के बराबर था।
हालांकि उसका कोई क्षेत्र नहीं था, वह केवल एक मार्शल कलाकार के बराबर था जिसने बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र को पार कर लिया था। बुरा आदमी, अर्जुन ने उस अजीब व्यक्ति की ओर इशारा किया। महिला बोली, बकवास, क्या बुरे लोग पैसे चुरा नहीं सकते? ओह, अर्जुन ने सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया, जिससे वह अजीब व्यक्ति सीधे आसमान से नीचे गिर गया। अध्याय 1435। गाड़ी तेजी से शहर से बाहर निकल गई। औरत के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। साफ जाहिर था कि वह अभी अभी डरी हुई थी। अर्जुन उत्सुक हो गया और उसने उस अजीब व्यक्ति की स्थिति के बारे में पूछा। महिला के समझाने के बाद उसे मोटे तौर पर कुछ समझ आया। जैसी कि उम्मीद थी, इस दुनिया में कोई मार्शल आर्ट नहीं थी। इसे दूसरे स्तर के विमान में एक दूसरे स्तर का विमान माना जा सकता था, और आम लोगों में कभी कभी अजीबोगरीब क्षमताओं वाले लोग होते थे। इन लोगों की युद्ध शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा होती थी और उन्हें बाहरी लोग कहा जाता था। बाहरी लोग भी जानते थे कि उनकी पहचान बहुत संवेदनशील है। ज्यादातर लोग आम लोगों के बीच छिपे हुए थे। कुछ ने तो जिंदगी भर अपनी पहचान छिपाई थी और कभी उजागर नहीं हुई। बेशक कुछ अजीबोगरीब लोग भी थे जो कम प्रोफाइल नहीं रखते थे। अचानक एक अजीब क्षमता हासिल करने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया वह था अपने स्वार्थों को पूरा करना, यानी पैसे चुराना। उन्होंने दुनिया के लिए जो भारी मुसीबतें पैदा की थीं, वह लगभग 10 साल पहले की बात है, जब विभिन्न देशों की सरकारों ने सैन्य शक्ति के साथ बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ काम किया था और बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया था। यद्यपि उस युद्ध में लगभग सभी बाहरी लोग मारे गए थे, फिर भी मानव जाति को भारी क्षति उठानी पड़ी थी तथा अपने पीछे एक अमिट मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ गई थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि सभी बाहरी लोग बुरे नहीं थे। फिर भी कुछ बाहरी लोग थे जो अच्छा करने को तैयार थे। बाहरी लोगों के इस छोटे से समूह को सबसे मजबूत नायक कहा जाता था और उनमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधि गेल था, जिसे बाहरी लोगों में सबसे मजबूत माना जाता था। मैंने सुना है कि इस तेज हवा में एक अविनाशी इस्पात का शरीर होता है। ये ब्रह्मांड से बाहर उड़ सकती है, किसी इमारत को नष्ट कर सकती है और इसमें अपार शक्ति होती है। मनुष्यों ने गेल को विश्व का संरक्षक मान लिया है तथा उसे आस्था मान लिया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि यह तूफान संभवतः कोई देवता था। कार जल्द ही एक पहाड़ की तलहटी में पहुंच गई जहां कलरफुल लाइट फैमिली का व्यवसाय और एक छोटा सा उड़ता जहाज बंदरगाह था। महिला के अनुसार उस बंदरगाह को एप्रन कहा जाता था। अब दोपहर हो गई है, अभी भी बहुत जल्दी है, यहीं मेरा इंतजार करो, मैं शाम को तुम्हें ले जाऊंगी। महिला ने एक वाक्य कहा और एक छोटे से हवाई जहाज की ओर चल पड़ी जो पूरी तरह से ढका हुआ था। अर्जुन 2 कदम आगे बढ़ा और नाशपाती के आकार का एक 7 रंगों वाला रत्न निकाला। उसने उसे उस महिला को देते हुए कहा, इसे अपने कुलगुरु को दे दो, वे मुझसे मिलने के लिए तैयार होंगे। जब उस स्त्री ने 7 रंगों वाला रत्न देखा तो वह हैरान रह गई। वह पहले के खतरों को भी भूल गई। आपके पास इनमें से कितने रत्न हैं? महिला की आंखें चमक उठीं। अर्जुन जानती थी कि वह उसकी जरा भी कद्र नहीं करती। वह उसे बस एक तथाकथित गंवार समझती थी। अगर उसने उसे छोटी चिड़िया के कुछ खजाने नहीं दिखाए तो उसके लिए कैगुआन कबीले के कुल प्रमुख से मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी बहुत कुछ है, अर्जुन ने कहा। महिला ने अर्जुन को गहराई से देखा और छोटी उड़ने वाली नाव में बैठने के लिए मुड़ गई। इस छोटे से उड़ने वाले जहाज की बनावट बहुत अजीब थी। ये पंख फैलाए हुए किसी पक्षी जैसा था। इसके पंख हिलते नहीं थे, लेकिन इसमें 4 जेट छिद्र थे। यह एक संरचना बनाकर स्पिरिट स्टोन्स की शक्ति को कम करता था और फिर उन्हें बाहर निकालता था, जिससे ये छोटा उड़ने वाला जहाज हवा में उछल जाता था। कैगुआन कबीला पहाड़ की ढलान पर एक जागीर में बसा था। मूल रूप से ऊपर जाने के लिए एक पहाड़ी रास्ता था, लेकिन एक छोटी उड़ने वाली नाव से ऊपर जाना ज्यादा तेज और सम्मानजनक होता।
शाम अभी भी काफी देर थी। अर्जुन जानता था कि इस दुनिया में अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना बहुत ही नाजुक है, इसलिए उसने एक सुनसान जगह ढूंढी और पहाड़ों और जंगलों में उड़ चला। बाकी समय वह नेदर सिल्वर को परिष्कृत करने के लिए तैयार था। हरे भरे जंगल में अर्जुन ने एक फोजिंग भट्टी बनाई, फिर उसमें सभी नेदर सिल्वर को फेंक दिया और नाइटमेयर सेबर को भी उसमें फेंक दिया। यद्यपि इस संसार में आकाश में लगभग कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी जिसे अवशोषित किया जा सके, फिर भी सतह के नीचे बड़ी संख्या में घने आध्यात्मिक पत्थर मौजूद थे। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और अपनी एस्ट्रल क्यूई का उपयोग करके जमीन के नीचे स्थित आत्मिक पत्थरों की शक्ति को सीधे अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी एस्ट्रल क्यूई पुनः भर गई। तभी उसे विशालकाय कृपाण की गंध आने लगी। उसने पहले पूरी कृपाण को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। कृपाण के अंदर अभी भी ढेर सारे कीमती जादुई क्रिस्टल थे, लेकिन अर्जुन के लिए अब ये क्रिस्टल कोई मायने नहीं रखते थे। उसने उन्हें पूरी तरह त्याग दिया। ब्लेड के विघटित होने के बाद वह एक छोटे लकड़ी के ब्लेड के आकार में विघटित हो गया। यही नाइटमेयर सेबर का मूल था और यही वह ब्लेड का आकार भी था जो ड्रैगन के खून के सूख जाने के बाद बना था। कोर के अलावा वहाँ कुछ और भी था, रेड डेविल ब्लड थंडर। ये दिव्य बिजली विशाल कृपाण के अंदर बंद कर दी गई थी और यह आज तक बेकार थी। अर्जुन ने एक पल सोचा और लाल शैतान रक्त बिजली को इस दुनिया में छोड़ देने का फैसला किया। बड़ा सांप शायद इस दुनिया के लगभग सभी आत्मा पत्थरों को खा जाना चाहता था। उस समय इस दुनिया की जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी। 2 सूर्यों के प्रकाश में यदि पृथ्वी की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थर न होते तो ये दुनिया बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। लाल शैतान रक्त बिजली में अद्वितीय जीवन शक्ति थी। ये खाए गए आत्मिक पत्थरों से दुनिया में खालीपन भर सकती थी और दुनिया को जीवन शक्ति प्रदान करती रहती थी। इसके बाद अर्जुन ने अपनी दिव्य आत्मा शक्ति को आधार के रूप में तथा अपनी दिव्य सूक्ष्म क्यूई को ज्वाला के रूप में प्रयोग करके धीरे धीरे समस्त अधोलोक रजत को पिघला दिया। नेदर सिल्वर ज्यादा से ज्यादा हथियारों को उच्च स्तरीय दाव हथियारों में बदल सकता था। यह मानव जगत में पहले से ही ज्ञात सर्वोच्च स्तर का हथियार था। पौराणिक दिव्य हथियार के अलावा ये सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि दाव हथियार स्तर से ऊपर ये हथियार बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों पर अधिक निर्भर था, साथ ही अधिक शक्तिशाली दाव भाग्य पर भी। अर्जुन के पास अब 3 प्रकार के दाव लक थे। स्वप्न का दाव अभी भी एक छोटा सा दाव था। ज्वाला का दाव केवल स्कारलेट ड्रैगन तलवार कला से संबंधित था। दूसरे प्रकार का दाव लक अभी अभी आकार ले रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह क्या है। अर्जुन ने बार बार इस पर विचार किया और अपने बिजली के इरादे को विशाल कृपाण में मिलाने का फैसला किया। बिजली का इरादा अभी तक दाव लक के स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह कृपाण को ज्यादा से ज्यादा एक बुनियादी दाव हथियार में ही परिष्कृत कर सकता था। हालांकि इसका फायदा ये था कि बिजली का इरादा अर्जुन के गुणों के अनुरूप था। इस कृपाण का इस्तेमाल करके वह अपनी शक्ति का और भी ज्यादा प्रदर्शन कर सकेगा। फोजिंग की इस लंबी प्रक्रिया के दौरान अर्जुन सावधानी पूर्वक अपने नेदर सिल्वर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बाद सारा नेदर सिल्वर पिघल गया। फिर अर्जुन ने नेदर सिल्वर का इस्तेमाल करके ब्लेड बनाया और उसमें अपनी गड़गड़ाहट भरी। गलाने वाली भट्टी कांपने लगी। अर्जुन का दिल ठीक नहीं था। जब कृपाण पूरी हो जाएगी तो जरूर बड़ा हंगामा मचेगा। उन्होंने प्रज्वलन भट्टी उठाए और प्रखर प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए। वे सीधे पृथ्वी की सतह को पार कर विशाल ब्रह्मांड सागर में प्रवेश कर गए। शांत ब्रह्मांड में गलाने वाली भट्टी हिंसक रूप से कांप रही थी, लेकिन उसने कोई शोर नहीं किया। उसी क्षण प्रज्वलन भट्टी अचानक फट गई। इससे उत्पन्न विस्फोटक शक्ति ब्रह्मांड में किसी क्षुद्र ग्रह की विस्फोटक शक्ति के बराबर थी। यह अत्यंत भयावह था, इतना मजबूत अर्जुन की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि नई कृपाण की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। नेदरवर्ल्ड सिल्वर वास्तव में बहुत अतिरंजित था। इसके बाद एक प्राचीन चांदी की कृपाण आसमान में उड़ गई। अर्जुन ने कृपाण अपने हाथ में पकड़ ली। 4 मीटर लंबी कृपाण ने अर्जुन को बहुत संतुष्टि का एहसास दिलाया।
पूरा कृपाण घनी बिजली से चमक रहा था। अर्जुन ने अपनी कृपाण ऊपर उठाए। उस ब्रह्मांड में अचानक एक विशाल बिजली का बादल प्रकट हुआ। अनगिनत बिजली के बोल्ट कड़कते हुए कृपाण पर ही गिरे। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी। कुछ सालों के अलगाव के बाद आखिरकार उसके पास एक असली बिजली का हथियार था। अध्याय 1436 बहुत मजबूत। इस कृपाण की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी और इसकी मजबूती अकल्पनीय रूप से ऊंची थी। 8 आंखों वाले महान सांप के अनुमान के अनुसार शुद्ध निचले चांदी से बने ब्लेड के साथ स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर से नीचे के अधिकांश मार्शल कलाकार ब्लेड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अद्भुत। अर्जुन नेदर सिल्वर की विशेषताओं का परीक्षण करना चाहा। उसके विचार से 4 मीटर की कृपाण तुरंत तरल चांदी में बदल गई और अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। ये सचमुच सिकुड़ सकता है। अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। नेदर मेटल की यह विशेषता थी। चैनलाइज होने के बाद यह अपने मालिक की इच्छानुसार अपना आकार बदल सकता था और यहाँ तक कि बहते हुए तरल में भी बदल सकता था। हालांकि अर्जुन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना अधिक नेदर सिल्वर लगातार अपना आकार बदल सकता है और यहाँ तक कि अपना घनत्व भी कम कर सकता है। अर्जुन ने उससे हाथ मिलाया और नीदर सिल्वर तुरंत उसकी कलाई पर संघनित हो गया, जिससे एक छोटा चांदी का कलाई बैंड बन गया। अर्जुन को मजा आया और उसके विचार फिर से चलने लगे। चांदी का कलाईबंद तुरंत ही 4 मीटर ऊंची कृपाण में बदल गया। ये बहुत अधिक सुविधाजनक है। अर्जुन मुस्कुराया और विशाल कृपाण को एक कलाईबंद में बदल दिया और उसे अपने दाहिने हाथ पर पहन लिया। वह अपनी कृपाण को अपनी भंडारण अंगूठी में छिपाना नहीं चाहता था। उसे हमेशा अपने साथ एक बड़ी कृपाण रखनी पड़ती थी ताकि वह खुद को उसमें डुबो सके और उसके साथ प्रतिध्वनित हो सके। ये भी इसलिए था क्योंकि वह हमेशा अपनी कृपाण साथ रखता था, इसलिए कृपाण ने धीरे धीरे कृपाण आत्मा को जन्म दिया। लेकिन अब भले ही वह कृपाण साथ न रखता हो, उसे अपनी भंडारण अंगूठी में रखने की जरूरत नहीं थी। कम से कम इस नई दुनिया में उसे इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण कृपाण का दिखावा तो नहीं करना पड़ता था। शाम होने को थी। अर्जुन ने अपने हथियार को परिष्कृत करना समाप्त किया और सतह पर लौट आया। अपनी बाईं हथेली में वह अभी भी रक्त लाल धड़कते लाल राक्षस रक्त वज्र को पकड़े हुए था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और सीधे पृथ्वी की सतह को चीरते हुए पूरे नीले ग्रह के केंद्र की ओर दौड़ पड़ा। वह मिट्टी, चट्टानों, लावा की परतों से गुजरा और अंततः पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच गया। इधर अर्जुन ने बिजली के ताबीज पर बने प्रतीकों से बिजली की सीलिंग सरनी बनाई और उसमें लाल शैतान रक्त बिजली फेंकी। तभी वह घूमकर जमीन पर लौट आया। लाल शैतान रक्त बिजली पहले ही इस दुनिया का केंद्र बन चुकी थी। इसकी जीवन शक्ति ने दुनिया को हर समय जीवन शक्ति प्रदान की। अभी कुछ समय बाकी था। अर्जुन ये देखने के लिए तैयार था कि उसके द्वारा पकड़े गए कानून विरोधी जीवों का इस जगह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहाँ सिर्फ एक ही पाताल लोक का ड्रैगन और एक ही सांप था, इसलिए वे उसे आसानी से बाहर नहीं जाने दे पाए। छोटी मकड़ी बहुत ऊंचे स्तर की थी, इसलिए उसका इस्तेमाल न करना ही बेहतर था। अर्जुन ने स्वप्न दाव को अंजाम दिया और एक नेदर वुल्फ को स्वप्न की दुनिया से वास्तविकता में खींच लिया। जब नेदर वुल्फ पहली बार प्रकट हुआ तब भी वह अतुलनीय रूप से क्रूर था। हालांकि इस दुनिया में सकारात्मक कानून पदार्थ और नेदर वुल्फ को बनाने वाले कानून विरोधी पदार्थ जल्दी ही एक दूसरे को रद्द करने और नष्ट करने लगे। नेदर वुल्फ 3 सेकंड भी नहीं टिक सका और अनगिनत कणों में बिखर कर वहीं गायब हो गया। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। उसने एक बार फिर से नेदरवर्ल्ड ड्रैगन की शक्ति को निकालने के लिए एनिहिलेशन शील्ड का उपयोग किया, जिससे उसके हाथ में एक अंडाकार काली ढाल बन गई। हालांकि ये काली ढाल तुरंत ही विश्व के नियमों से टकरा गई और तुरंत ही नष्ट हो गई। इस बार विनाशक ढाल सचमुच नष्ट हो गई थी। विनाशक ढाल केवल 3 सेकंड से भी कम समय तक टिकी रही और फिर ढह गई।
इस प्रकार के पतन का दृश्य प्रभाव बहुत ही विचित्र था। यह विस्फोट जैसा प्रतीत होता है, लेकिन सच इसके विपरीत है। विस्फोट एक ही बिंदु से शुरू हुआ और तेजी से फैल गया। जहां तक विनाश और पतन का सवाल है, यह बाहर से अंदर की ओर था। सबसे पहले एक विशाल विस्फोटक क्षेत्र प्रकट हुआ। विस्फोटक क्षेत्र तेजी से सिकुड़ा और अंततः एक छोटे से काले बिंदु में संघनित होकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। बड़ा सांप गलत है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। सर्प ने कहा कि यदि शत्रु उस पर रेत का एक कण भी फेंके तो भी वह विनाशक ढाल को नष्ट कर देगा। हालांकि ऐसा लगता है कि अब उसे ऐसी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर दुश्मन कुछ नहीं भी करता तो भी विनाश कवच सकारात्मक नियमों की इस दुनिया में बुलाए जाने के बाद 3 सेकंड से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। दूसरे शब्दों में, यह विनाशक शील्ड केवल तभी बुलाया जा सकता है जब दुश्मन उस पर एक शक्तिशाली हमला करता है, जिससे दुश्मन के हमले का तुरंत प्रतिकार हो जाता है। अगर इसे जल्दी ले लिया जाए तो ये जल्दी ही गायब हो जाएगा। अगर इसे देर से लिया जाए तो दुश्मन के हमलों से बचाव का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि 3 सेकंड काफी थे। अर्जुन के स्तर के एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खाना खाने और थोड़ी झपकी लेने के लिए 3 सेकंड काफी थे। बेशक यह एक अतिशयोक्ति थी, लेकिन दिव्य मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए 3 सेकंड वास्तव में बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े सांप, क्या तुम वहां हो? अर्जुन ने अपनी अवधारणात्मक सीमा को 50,000 किलोमीटर दूर तक फैला दिया। ये जगह उस जगह के बहुत पास थी जहां से अर्जुन आया था। सांप पास ही स्पिरिट स्टोन खा रहा था और अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। हाँ, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने तुरंत सर्प को अपने प्रयोग के बारे में बताया और कहा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। हमारी दुनिया में जो प्राणी नियमों के विरुद्ध हैं, वे सकारात्मक नियमों के साथ एक दूसरे का विनाश कर देंगे। तो फिर मैं पाताल लोक में क्यों हूँ? मैं धर्मी नियमों का प्राणी उस स्थान को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। सर्प ने कहा, क्योंकि अधोलोक कोई नियम विरोधी संसार नहीं है। ये तो बस शून्यता से भरी एक दुनिया है। अधोलोक या तो सकारात्मक है या नकारात्मक, और इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के नियम निवास करते हैं। अर्जुन ने अपना माथा थपथपाया और मन ही मन सोचा, ये सही है। पाताल लोक स्वयं एक नियम विरोधी दुनिया नहीं थी, इसलिए केवल पाताल लोक के अंदर के प्राणी ही नियम विरोधी प्राणी थे। प्राणियों के अलावा जमीन और पौधों सहित अन्य प्राणी नियम विरोधी प्राणियों की श्रेणी में नहीं आते थे। अन्यथा एक बार जब वह पाताल लोक की धरती पर उतरेगा तो उसे एंटीलॉस द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। तो फिर वे कानून विरोधी जीव कहाँ से आए? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। चूंकि पाताल लोक कोई कानून विरोधी दुनिया नहीं थी, तो वे पाताल लोक के जीव किस तरह के वातावरण से आए थे? ये भी एक ऐसी जगह है जिसे मैं कभी नहीं समझ पाया, लेकिन ये भी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि हम असली पाताल लोक में नहीं जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों की नज़र में हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह पाताल लोक होना चाहिए, लेकिन बृहद परिप्रेक्ष्य से ये वास्तविक पाताल लोक का प्रवेश द्वार मात्र है। अर्जुन ने सोच समझकर सिर हिलाया। बड़े सांप की बातें बहुत ही वाजिब थीं। मनुष्य पाताल लोक के बारे में अधिक नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अर्जुन जिस रहस्यमय स्थान पर गया था वह पाताल लोक हो सकता है। इस दुनिया में असली पाताल लोक एक कानून विरोधी, भौतिक विरोधी दुनिया होनी चाहिए। ये जीव असली पाताल लोक से निकले जीवों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थे। अर्जुन ने उस स्थान को छोटा निचला क्षेत्र कहा, जबकि वास्तविक निचले क्षेत्र को महान निचला क्षेत्र कहा जाता था। अरे, अगर मैं गलती से महान पाताल लोक में प्रवेश कर जाऊं, तो क्या मेरे प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह नष्ट नहीं हो जाएगा? सर्प ने कहा, ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने अभी अभी जिस पाताल भेड़िए का परीक्षण किया है, वह हमारी सकारात्मक भौतिक दुनिया में नष्ट हो गया। अर्जुन डर गया। उसने अपना सिर हिलाया और अपने मन के गंदे विचारों को दूर फेंक दिया। खैर, वह इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि महान पाताल लोक जाने की पहल करे।
डूबते सूरज के नीचे अर्जुन पहाड़ से निकला और पर्वत शिखर के तल पर पहुंचा। इस समय वहां पहले से ही चहल पहल थी। हर तरह के लोग दौड़े चले आ रहे थे। कुछ स्टील की गाड़ियां यहां रुक गईं और कुछ पहाड़ी रास्ते पर ऊपर चली गईं। जब अर्जुन ने अन्य लोगों की बातें सुनी तब उसे एहसास हुआ कि आज एक कीमती पत्थर का प्रक्षेपण था जिसे कैगुआन कबीला धारण करने वाला था। इस भव्य समारोह में सभी वर्गों के लोग आए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह चाहती थी कि मैं उसके प्रेमी का रूप धारण करूं। अर्जुन ने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से अपने कबीले के उच्च वर्ग से मिलने के लिए राजी हो गई। नतीजा ये हुआ कि आज कोई भी उच्च पद वाला व्यक्ति कैगुआन कबीले के लोगों से मिल सकता है। अध्याय 1437। अर्जुन ने देखा कि वहां आम लोगों के अलावा कुछ लोग भी थे जो सैनिकों जैसे दिखते थे। हालांकि अर्जुन उनकी सैन्य वर्दी नहीं पहचान पाया, लेकिन उनके स्वभाव से वह उनकी पहचान बता सकता था। कुछ ही देर बाद वह महिला सचमुच नीचे आ गई। वह बहुत उत्साहित लग रही थी और उसका सारा डर दूर हो गया था। वह अच्छे मूड में थी और महिला ने अर्जुन के साथ बातचीत शुरू कर दी। इस बार वे दोनों एक स्टील की गाड़ी लेकर अर्जुन को कैगुआन कबीले में ले आए। कैगुआन कबीला पहाड़ की ढलान पर एक स्वतंत्र जागीर में बसा था। इस दुनिया में अपना खुद का घर होना तो दूर, एक विशाल जागीर भी आसान नहीं था। ये रुतबे का प्रतीक था। वह महिला बेहद उत्साहित थी। वह अर्जुन से बात करती रही। उसने बताया कि आज रात 2 बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। पहली बड़ी घटना ये थी कि सबसे शक्तिशाली नायक गेल आ सकता है। इस घटना ने अनगिनत महिलाओं को लगभग पागल कर दिया। दूसरा मामला गोपनीय है और फिलहाल इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा। जागीर पहुंचते ही ये जगह पहले से ही बेहद चहल पहल से भरी हुई थी। मेहमानों की भारी संख्या के कारण तथाकथित भोज सीधे जागीर के मुख्य प्रांगण में आयोजित किया गया था। विशाल प्रांगण लंबी मेजों से भरा हुआ था, जिन पर मेहमानों के लिए इच्छानुसार उपयोग हेतु दुनिया के सबसे महंगे और उत्तम व्यंजन रखे गए थे। ये देखा जा सकता था कि जो अतिथि आए थे वे सभी असाधारण स्थिति के थे तथा वे सभी ऊंचे और शक्तिशाली थे। अर्जुन ने भी वही पोशाक पहन ली जो महिला ने उसके लिए खरीदी थी। वह महिला हमेशा उसका हाथ पकड़े रहती और हर जगह लोगों का अभिवादन करती और उनसे बातें करती। यह एक तरह का शिष्टाचार लग रहा था। आमतौर पर जो लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे और एक दूसरे के प्रति थोड़ी दुश्मनी भी रखते थे, अब जब वे एक साथ आकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो यह उनका तथाकथित उच्च वर्गीय सामाजिक मेलजोल था। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते अर्जुन को हमेशा से इन चीजों से बहुत नफरत रही थी। दुश्मन को देखते ही वह मुस्कुराकर अभिवादन करने के बजाय सीधे उस पर वार करना पसंद करता था। अभी वह केवल कैगुआन कबीले के कबीले प्रमुख से मिलना चाहता था और शून्य पत्थर के बारे में पूछना चाहता था। हालांकि ये जगह बेहद व्यस्त थी और महिला का कभी भी अर्जुन से परिचय कराने का मन नहीं हुआ। एक क्षण यहीं रुको। महिला ने अर्जुन को नीचे उतारा और एक छोटी भीड़ की ओर दौड़ी। लोगों का वह छोटा सा समूह सभी युवा, धनी और युवा स्वामी थे और कैगुआन कबीले की यह महिला अर्जुन को यहाँ नहीं लाई थी। उसे शायद लगा होगा कि अर्जुन की पहचान आसानी से उजागर हो जाएगी। अर्जुन ने अपने हाथ में पारदर्शी शराब का गिलास पकड़ा और ऊबकर भीड़ के बीच घूमने लगा। वह महसूस कर सकता था कि उसके पास ही एक अजीब व्यक्ति खड़ा है। इस दुनिया में एलियंस वास्तव में अपनी आभा को छिपाना नहीं जानते थे। अर्जुन की दुनिया में सबसे निचले स्तर के मार्शल कलाकार भी अपनी आंतरिक आभा को नियंत्रित करना जानते थे। दूसरों की नजर में यह अजीब व्यक्ति अलग नहीं था, लेकिन अर्जुन की धारणा में ये बर्फ के क्रिस्टल ट्रे पर कूदते हुए एक ज्वलंत बेरी की तरह था जो अतुलनीय रूप से विशिष्ट था। अर्जुन ने उस अजीब व्यक्ति से संपर्क किया, लेकिन केवल जिज्ञासावश। वह इस दुनिया की लड़ाइयों में बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहता था। वह जैविक संतुलन के सिद्धांत को अच्छी तरह समझता था। अपनी ताकत से इस दुनिया में दखल देने से दुनिया में और भी ज्यादा अराजकता फैल सकती थी।
उस अजीब व्यक्ति के शरीर में जल तत्व के उतार चढ़ाव के निशान थे। उसकी तथाकथित क्षमता का शायद पानी से कुछ लेना देना था। वह अच्छा व्यक्ति है या बुरा? जैसे ही अर्जुन उत्सुक हुआ, पुरुषों और महिलाओं के एक समूह ने उस महिला को अर्जुन की ओर धकेल दिया। वे लोग हंसते रहे और अर्जुन को लगातार देखते रहे। उनमें से एक ने उस औरत से कहा, यही वो सुंदर लड़का है जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हारी पसंद बुरी नहीं है। एक आदमी अर्जुन के पास आया और बोला, युवक बहुत लंबा है। आप किस पृष्ठभूमि से हैं? क्या आप उसके बराबर हैं? ये लोग बहुत घमंडी थे, मानो अर्जुन मेज पर रखा एक आभूषण हो जो उन्हें स्वतंत्र रूप से टिप्पणी करने की अनुमति देता हो। ये रवैया बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था। अगर यह अर्जुन की दुनिया में होता तो बात लगभग उस हद तक पहुंच जाती जहां वह अपनी कृपाण निकालकर एक दूसरे का सामना कर सकता था। हालांकि अर्जुन नाराज नहीं था और इन चींटियों पर नाराज होने का कोई कारण भी नहीं था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि एक युवती वहां आई। उसने अर्जुन का कंधा पकड़ा और चुपचाप अपना दूसरा हाथ अर्जुन की जांघों की ओर बढ़ाया। वह मुस्कुराई और अर्जुन को छूना चाहती थी। जाहिर है उन्होंने अर्जुन को एक सुंदर लड़के के रूप में माना जो अभिनय में माहिर था और जिसका शरीर भी अच्छा था। अर्जुन चुपचाप टाल गया। इसी समय सेना के लोग आए। वे पहले जागीर के महल में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद सैनिक और कैगुआन कबीले का एक बड़ा आदमी साथ साथ बाहर निकले। बड़े आदमी ने ताली बजाकर सबको चुप रहने का संकेत दिया। सभी लोग कैगुआन कबीले के महान व्यक्तियों की ओर देखने लगे। अर्जुन के बगल में बैठी महिला ने चुपचाप अपना पैर उसकी गर्दन पर रख दिया और फुसफुसाते हुए बोली, आज रात मेरे साथ चलो और मेरी अच्छी तरह से सेवा करो। इसका खर्च तुम खुद उठा सकते हो। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं बहुत महंगा हूँ, आप इसे खोलने का जोखिम नहीं उठा सकते। महिला के चेहरे के भाव बदल गए और उसने ठंडे स्वर में कहा, अज्ञानी मत बनो। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम असाधारण हो क्योंकि तुम कैगुआन कबीले के साथ हो? अर्जुन इतना आलसी था कि उसने उस पर ध्यान देना जारी नहीं रखा, जिससे उसे ठंडे रवैये से उसे धमकी देने का मौका मिल गया। लंबे समय से हम बाहरी लोगों के खतरे में जी रहे हैं। हालांकि गेल जैसे सबसे मजबूत नायक द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, फिर भी हम निष्क्रिय हैं। रंगीन प्रकाश कबीले के महान व्यक्ति ने अपने हाथ में रखे गिलास पर दस्तक दी और कहा, इस दुनिया के ड्रैगन सिर वाले कबीले के रूप में हमारा कैगुआन कबीला यह मानता है कि इस दुनिया की शांति में अपना योगदान देना हमारा दायित्व है। भीड़ ने तुरंत तालियां बजाईं। बड़े आदमी ने फिर से अपना गिलास खटखटाया और कहा, आज एक असाधारण दिन है। ये भी आज ही है। हम आखिरकार बाहरी लोगों को ना कह सकते हैं। चलो इसे ऊपर लाओ। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन को लगा कि भीड़ में घुला मिला वह अजनबी व्यक्ति बेचैन होने लगा है। उसके शरीर पर जल तत्व का उतार चढ़ाव जाहिर तौर पर काफी तेज था, लेकिन आम लोग उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहे थे। जल्दी ही कुछ लोग कुछ लेकर आए। ये लोग भी सैनिकों जैसे कपड़े पहने हुए लग रहे थे। बड़े अधिकारी ने कहा, हमारे कैगुआन कबीले ने इस शोध को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा पैसा और जनशक्ति निवेश की है। आज वह अंततः इसे सार्वजनिक कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद महापुरुष ने उस चीज पर से पर्दा उठाया और उसके अंदर एक बेलन प्रकट हुआ। स्पिरिट क्यू टोप। इस हथियार का इस्तेमाल बाहरी लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया जा सकता है। जैसे ही उसने यह बात कही, उस महाशक्ति ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा तोप उठाए और आकाश में गोली चला दी। अर्जुन ने अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंखों से देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा तोप की संरचना काफी जटिल थी। उसके अंदर उत्तम आध्यात्मिक पत्थरों का एक छल्ला जड़ा हुआ था और उसके चारों ओर 3 छल्लों वाली एक संरचना बनी हुई थी। प्रथम वलय संरचना का उपयोग स्पिरिट पत्थरों की शक्ति को विघटित करने के लिए किया गया था। द्वितीय वलय संरचना का उपयोग विघटित स्पिरिट पत्थरों की शक्ति को पुनः एकत्रित करने के लिए किया गया था तथा तृतीय वलय संरचना का उपयोग पुनः एकत्रित स्पिरिट पत्थरों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। स्पिरिट स्टोन के विघटित होने के बाद ये बहुत पतली और शुद्ध स्पिरिट ऊर्जा रह जाती थी।
स्पिरिट ऊर्जा को धकेलने से स्टील की गाड़ियां आगे बढ़ सकती थीं। हालांकि दूसरी रिंग संरचना आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे एक निश्चित सांद्रता तक संघनित कर सकती थी और तीसरी रिंग संरचना के माध्यम से ये बहुत तेज गति से विस्फोट कर सकती थी। धमाका, एक अंडाकार आकार की आध्यात्मिक ऊर्जा गोली आकाश में फट गई और सफेद लपटों के एक छल्ले में बदल गई। भीड़ तुरंत पागल हो गई और अनगिनत लोगों ने ताली बजाकर जयकारे लगाए। अर्जुन ने पाया कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा तोप वाकई ठीक थी। आध्यात्मिक ऊर्जा बुलेट के गुण पिछले मौसम के समान ही थे, लेकिन इसकी शक्ति थोड़ी कमजोर थी। हालांकि इस दुनिया में मनुष्यों के लिए यह अभी भी एक अच्छा हथियार था। अध्याय 1438। सभी के चेहरे आशा से भरे हुए थे, मानो उन्होंने एक नया सवेरा देख लिया हो। सेना के सदस्यों ने भी तालियां बजाकर कैगुआन कबीले द्वारा विश्व में दिए गए उत्कृष्ट योगदान की प्रशंसा की। बड़े आदमी ने आगे बताया कि इस आध्यात्मिक ऊर्जा तोप को बनाना कितना कठिन था। आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए संरचनाओं को विकसित होने में 40 से 50 साल लगे हैं। मुख्य बात आध्यात्मिक क्यू तोप की बैरल सामग्री है। इसे उच्च तापमान सहने में सक्षम होना था। पिछले 3 वर्षों तक कैगुआन कबीले को उपयुक्त सामग्री नहीं मिली थी। अतीत में सामग्री एक आध्यात्मिक ऊर्जा बम दागने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। बंदूक की नली तुरंत पिघलकर लोहे में बदल जाती थी। फिर रुको, बड़े अधिकारियों द्वारा कई कठिन प्रश्नों को जानबूझकर कम करके आंका गया, जिससे ये साबित हो गया कि कैगुआन कबीले ने कितना योगदान दिया था। घटनास्थल पर माहौल अपने चरम पर पहुंच गया और हर कोई बहुत खुश था। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि कैगुआन कबीले की महिला जिस दूसरी खुशी की बात का जिक्र कर रही थी वह यही थी। महान हस्तियों ने दावा किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा तोप का जन्म एक युगांतकारी आविष्कार था। भविष्य में वे इस प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा तोप का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे और दुनिया के लिए अपना योगदान देने के लिए इसे सेना को सबसे सस्ते दामों पर बेचेंगे। अर्जुन ने कैगुआन कबीले की महिला से फुसफुसाकर कहा कि वह उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से अपना परिचय कराना चाहता है। हालांकि यह महिला बहुत मुश्किल स्थिति में लग रही थी। उसने कहा कि अर्जुन पहले ही कैगुआन कबीले के महत्वपूर्ण लोगों से मिल चुका है, लेकिन वह कैगुआन कबीले के उच्च वर्ग से बात करने के योग्य नहीं है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और फुसफुसाया, तुमने मुझसे वादा किया था। महिला ने अपराध बोध से कहा, माफ करना, मैं सचमुच। इस समय कैगुआन कबीले के महान व्यक्ति ने एक और महत्वपूर्ण घटना की घोषणा की। वह ये कि उन्होंने गेल को भोज में आमंत्रित कर लिया था। अचानक सभी लोग पागल हो गए। किसी ने तो एक बड़ा बैनर भी खोल दिया जिस पर गेल का नाम और एक मजबूत आदमी की तस्वीर लिखी थी। कैगुआन कबीले की महिला अब अर्जुन पर ध्यान देने के मूड में नहीं थी। वह उत्साह से आकाश की ओर देख रही थी। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं, किसी भी समय तेज हवा के आने का इंतजार कर रही थी। जल्द ही क्षितिज पर रोशनी की एक किरण दिखाई दी। एक इंसान बहुत धीमी गति से उड़ता हुआ ऊपर आया। सभी लोग खुशी से उछल पड़े और अनगिनत लोगों ने गेल चिल्लाया। अर्जुन को हवा देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था और वह सोच रहा था कि कैगुआन कबीले के उच्च वर्ग से कैसे संपर्क साधा जाए। क्या वो सीधे चलकर आएंगे? मुझे डर है कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे, वरना हम उन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? यदि उसने ऐसा किया तो उसमें और उन लोगों में क्या अंतर रह गया जिनसे वह नफरत करता था? वह अभी सोच ही रहा था कि तभी तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने कई युवाओं को उत्साह से कहते सुना, वह उड़ सकता है, वह सचमुच उड़ सकता है। तेज हवा के झोंके के साथ वह जमीन पर स्थिर होकर उतरा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह व्यक्ति 1.9 मीटर से ज्यादा लंबा था और उसका चेहरा देहाती सा था। वह असाधारण और वीर लग रहा था। हालांकि अर्जुन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आंधी घायल थी। उसकी कुछ पसलियां टूटी हुई थीं और उसके शरीर में जहर बह रहा था, जिससे आंधी की शक्ति कमजोर हो गई थी। लेकिन तूफान ने अपना असर नहीं दिखाया, शायद जनता को चिंता से बचाने के लिए। हा 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 हा, भीड़ में से एक अजीब सी हंसी आई। ये हंसी उस अजीब व्यक्ति की थी जो जल तत्व का स्वामी था।
घटनास्थल पर मौजूद सभी पेय पदार्थ तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगे और उस अजीब व्यक्ति की ओर उड़ते हुए हवा में एक विशाल पानी के गोले में तब्दील हो गए। दूसरी दुनिया, वहां तुरंत ही अफरा तफरी मच गई, लेकिन भीड़ जल्दी ही शांत हो गई क्योंकि उन्हें पता था कि तेज हवा के कारण वे सुरक्षित हैं। वह अजीब आदमी एक भयावह मुस्कान के साथ भीड़ से बाहर आया और बोला, गेल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच सड़क पर जाने की हिम्मत करोगे। क्यों, क्या तुम काफी कष्ट नहीं उठा रहे हो? गेल की अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। हर कोई इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि तेज हवा उस अजनबी आदमी को जमीन पर पटक देगी, लेकिन ऐसा दृश्य नहीं हुआ। क्या तुम कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? क्या तुम्हारा जहर अभी भी ठीक नहीं हुआ है? उस अजनबी व्यक्ति की बात सुनकर वहां फिर से दहशत फैल गई। महिला ने अपने आदर्श गेल की ओर अतुलनीय चिंता से देखा। चूंकि आज आपके पास घोषणा करने के लिए अच्छी खबर है, इसलिए मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा। हमारे पास घोषणा करने के लिए महत्वपूर्ण समाचार भी हैं। हमने विश्व संहार संगठन का गठन किया है। हम समस्त मानव जाति का सफाया करना चाहते हैं। इस दुनिया को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहिए और हम म्यूटेंट्स को इस पर कब्जा कर लेना चाहिए। एक छोटा सा इंसान इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है और विश्व विनाश युद्ध 3 दिन में शुरू होगा। धमाका। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक सैन्य जनरल ने आध्यात्मिक ऊर्जा वाली तोप लेकर उस अजीब व्यक्ति पर गोली चला दी। वह अजीब व्यक्ति तेजी से चकमा देकर भाग गया और आध्यात्मिक ऊर्जा तोप विक्षेपित होकर हवेली के बाहर फट गई। एक प्रचंड गर्मी की लहर वापस लौटी, जिसने सभी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। भीड़ चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। तेज हवा ने उसके दांत पीस दिए और आखिरकार वह चला गया। वह समतल जमीन पर उड़ गया और उस अजनबी व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। हा, तुम साफ तौर पर घायल हो, लेकिन फिर भी बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। उस अजीब व्यक्ति ने तुरंत शराब को बर्फ की एक परत में बदल दिया। गेल पेंग बर्फ की ढाल से टकराया और वापस उछल गया। अर्जुन ये बता सकता था कि इस तूफान की ताकत किसी बाहरी व्यक्ति की ताकत से कहीं अधिक थी, लेकिन जहर ने उसकी ताकत को प्रभावित किया और उसे कमजोर बना दिया। इस दृश्य से भीड़ में अत्यधिक दहशत फैल गई। अजीब आदमी ने गेल की गर्दन पकड़ ली और चिल्लाया, क्या आध्यात्मिक क्यूई तोप होना बहुत अच्छी बात है। आज यहाँ मौजूद हर कोई मरने वाला है। गेल, मैं तुम्हें पहले ले जाऊंगा। उस अजीब व्यक्ति ने बर्फ के क्रिस्टल जैसा एक खंजर गाढ़ा किया और आंधी की गर्दन पर वार कर दिया। हालांकि आंधी की शारीरिक क्षमता अभी भी बनी हुई थी, ये वार उसे भेद नहीं पाया। भीड़ तितर बितर हो गई और भाग गई, लगातार रोती और चिल्लाती रही। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह सचमुच इस दुनिया की लड़ाइयों में दखल नहीं देना चाहता था। ये दुनिया में किसी के साथ भी अन्याय था। इस अफरा तफरी भरे माहौल में अर्जुन अकेला था, जिसके हाथ में शराब का गिलास था और उसने अपना सिर नीचे झुकाकर सोचा। वह अभी भी सोच रहा था कि रंगीन रोशनी वाले कबीले के उच्च वर्ग तक कैसे पहुंचा जाए। कई भागो मेरे बच्चे, भागो। भीड़ में एक महिला की आवाज सुनकर अर्जुन ने अचानक अपना सिर उठाया। कैगुआन कबीले की महिला अपनी मूर्ति की खातिर बाहरी व्यक्ति की ओर दौड़ी। यहाँ मत आना। गेल को एक बाहरी व्यक्ति ने बंधक बना रखा था और उसने जल्दी से महिला को पीछे हटने के लिए मना लिया। औरत ने एक न सुनी। उसने जमीन से एक टूटी हुई मेज का पैर उठाया और म्यूटेंट के सिर पर दे मारा। उस अजीब व्यक्ति ने उपहास किया और महिला की ओर कुछ बर्फ के क्रिस्टल फेंके। इसी समय एक छाया चमकी और उसने महिला का रास्ता रोक दिया। कुछ बर्फ के क्रिस्टल छाया में टकराकर बिखर गए। यह अर्जुन है। गेल को आश्चर्य हुआ और महिला को भी आश्चर्य हुआ। अर्जुन की 2 मीटर लंबी आकृति को पलटते देख महिला ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चौंक गई और बोली, क्या तुम कोई बाहरी व्यक्ति हो? अर्जुन ने महिला पर अपनी नजरें गड़ा दी और कहा, क्या आपका नाम कयुए है? महिला ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। फुसफुसाहट। अर्जुन ने आह भरी और कहा, ठीक है, इस नाम की खातिर मैं आज आपकी मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन मुड़ा और उस अजीब व्यक्ति की ओर चला गया।
क्या तुम भी बाहरी हो? तुम्हारी योग्यता क्या है? क्या तुम लोहे और स्टील के हो? बाहरी व्यक्ति भयावहता से मुस्कुराया। बोलते समय उसने अर्जुन पर हमला करने के लिए बर्फ के क्रिस्टल की एक माला फेंकी। बर्फ के क्रिस्टल अर्जुन के शरीर पर गिरे, एक भी बाल नहीं झुका। अच्छा परिचय। एलियन ने गहरी सांस ली और अपनी शक्ति को चरम सीमा तक फैला दिया और अर्जुन की ओर फूंक मारी। ठंडी हवा ने अर्जुन को बर्फ की मूर्ति में बदलने की कोशिश की। अर्जुन भावशून्य रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठंडी हवा उसके शरीर पर बह रही थी, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। एक बाहरी व्यक्ति की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे अर्जुन उसके सामने आया और बोला, चलो चलते हैं, वापस मत आना, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अध्याय 1439। ऐसा लग रहा था जैसे उस अजीब व्यक्ति ने भूत देख लिया हो और वह पानी की एक धारा में बदल गया हो जो बहकर दूर चली गई हो। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ हो गए। कैगुआन कबीले की महिला अर्जुन को अचंभित होकर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। गेल ने अपना दाहिना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई नया एलियन आएगा। लगता है तुम भी नेकदिल हो। मेरे साथ चलो तो सही। चलो हम सब मिलकर एलियन से लड़ें। इस दुनिया में मनुष्यों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि गेल बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन पहले ही मुड़कर चला गया। वरिष्ठ, कुछ बातें हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, उन्होंने कैगुआन कबीले के महान व्यक्तियों के सामने पहुँचते हुए कहा। अर्जुन की ताकत और गेल के प्रति अर्जुन की घृणा को देखने के बाद बड़े शॉट ने केवल भ्रम में सिर हिलाया। महल, अध्ययन कक्ष, क्या सूरज? बड़े आदमी ने आश्चर्य से कहा। अर्जुन ने कहा, यदि आप मुझे शून्य पत्थर देने के लिए तैयार हैं तो मैं इसे आपके लिए ले जा सकता हूँ, लिटिल सन। बड़े आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और पूछना जारी नहीं रखा। उसे अब और पूछने की जरूरत नहीं थी। उसने सोचा था कि उसे एक नया एलियन हीरो मिल गया है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह पागल है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वह उसकी बात नहीं सुन सकता। वह खड़ा हुआ और बोला, जरा सोचो, जब भी आप तय करें मुझे मेरे नाम से पुकारें, मैं आपकी बात सुन लूंगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन मौके पर ही गायब हो गया। इस कदम से उस महान व्यक्ति को बड़ा दृश्य झटका लगा। इसके बाद पूरी जागीर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अर्जुन की पहचान के बारे में बात कर रहा था। सभी लोग कईयुए नाम की महिला को घेर कर सवाल जवाब करते रहे। दुर्भाग्य से कईयुए को पता नहीं था कि अर्जुन कहाँ से आई है और उसने बस इतना बताया कि रास्ते में संयोग से उससे मुलाकात हो गई। बहुत शक्तिशाली। एक महिला कईयुए के सामने झुकी और बोली, वह शायद अपने चरम पर तूफान से बस थोड़ा ही पीछे है। क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? किसी ने उत्साहित होकर कहा, कईयुए, तुम आज हमारे लिए एक बड़ा उपहार लाए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दूसरा सबसे मजबूत नायक ढूंढ लोगे। कईयुए के चेहरे पर बहुत उलझन थी और वह अपने दिल में और भी ज्यादा दोषी महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसने अर्जुन को नाराज कर दिया है, इसलिए उसे नहीं पता था कि अर्जुन वापस आएगा या नहीं। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिछले 2 दिनों से पूरी दुनिया अर्जुन नाम पर चर्चा कर रही थी, उसकी उत्पत्ति का अंदाजा लगा रही थी। साथ ही वे विश्व संहार युद्ध की तैयारी में भी व्यस्त थे। दूसरी ओर अर्जुन बहुत इत्मीनान से रहता था। वह मानव जगत में घूमता रहता था और इस दुनिया की विशेष मानवीय विशेषताओं का आनंद लेता था। इस दुनिया में मनुष्य अजीब तरह से कपड़े पहनते हैं, लेकिन लंबे समय तक देखने के बाद यह अभी भी काफी अच्छा था। इस दुनिया में चील की आंखें बहुत विकसित थीं। लगभग हर परिवार में एक होती थी। ये चील की आंखें राक्षसी जानवरों की आंखों से नहीं बनी थीं, लेकिन वे सीधे दीवारों पर अपनी छवियां प्रक्षेपित कर सकती थीं। अर्जुन एक शराब खाने में था, दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखते हुए शराब पी रहा था। पहले तो वह हैरान रह गया। दृश्य जमीन से भागते, पहाड़ हिलाते और समुद्र भरते विशेषज्ञों से भरा था। उसने मन ही मन सोचा, तो इस दुनिया में अभी भी मार्शल आर्टिस्ट हैं,
लेकिन उन लोगों के शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव क्यों नहीं था? यह विशेषज्ञ कहाँ है? अर्जुन ने दीवार पर बने दृश्य की ओर इशारा करते हुए अपने बगल में खड़े एक हटे कट्टे आदमी से पूछा। वह सचमुच हर तरह के जानवरों में बदल सकता है। ये वाकई अजीब है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हटे कट्टे आदमी ने अर्जुन को मूर्ख की तरह देखा और कहा, क्या यह ऐसी चीज है जिसे तुम चाहो तो देख सकते हो? वह एक सुपरस्टार है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरा कोई और इरादा नहीं है, मैं बस उससे उसके तरीकों के बारे में पूछना चाहता हूँ। हट्टा कट्टा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम पागल हो। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, वह फ्लाइंग हेवन सिटी में रहता है, जो यहाँ से 300 मील पश्चिम में है। अर्जुन सचमुच चला गया। उन्होंने वह विशेषज्ञ भी ढूंढ लिया था जो रूपांतरण कर सकता था और उड़ सकता था, इतना शक्तिशाली। जिस क्षण अर्जुन ने विशेषज्ञ को देखा, उसने मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति वास्तव में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतनी अच्छी तरह से छिपा सकता है। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। विशेषज्ञ उस आदमी को देखकर घबरा गया जो अचानक उसके पीछे बगीचे में प्रकट हुआ था। आप कौन हैं? सुरक्षा, सुरक्षा! विशेषज्ञ जोर से चिल्लाया। मेरी बदतमीजी माफ करना, अर्जुन ने कहा। मैं आपसे रूपांतरण तकनीक के बारे में पूछना चाहता हूँ। यह मेरे लिए वाकई अनोखी है। विशेषज्ञ ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा परिवर्तन? अर्जुन ने कहा, यह आपको पक्षी और मछली में बदलने की विधि है। विशेषज्ञ ने कहा, तुम पागल हो, फिर वह फिल्म बना रहा है, तुम इस पर विश्वास भी करते हो? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिल्मांकन क्या है? क्या ये हो सकता है कि आपकी सारी क्षमताएं नकली हों? लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि आप वास्तव में बदल गए हैं। विशेषज्ञ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या ये कोई विशेष प्रभाव है? शायद यह महसूस करते हुए कि अर्जुन का कोई बुरा इरादा नहीं था, विशेषज्ञ ने अपनी सतर्कता कम कर दी और कुछ देर तक अर्जुन के साथ बातचीत की। इससे नान को पता चला कि तथाकथित फिल्मांकन केवल एक काल्पनिक तरीका था। ये बात श्रीमान स्टोरी टेलर द्वारा बताई गई कहानी से मिलती जुलती थी, लेकिन ये कहानी नहीं बल्कि एक चित्र था। अर्जुन ने आह भरी। मैंने सोचा था कि इस दुनिया में कोई मार्शल दाव नहीं है, लेकिन गहरा दाव पहले से ही बहुत शानदार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नकली होगा। मैं एक विशेषज्ञ को जानता हूँ, अगर आप सचमुच रुचि रखते हैं। विशेषज्ञ ने रहस्यमय तरीके से अर्जुन को एक सच्चे विशेषज्ञ से परिचित कराया। एक दिन बाद अर्जुन एक पहाड़ पर पहुंचा। बाह्य क्षेत्र विशेषज्ञ पहले तो अर्जुन से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन जब अर्जुन ने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला तो उसने समझौता कर लिया। रात में बाह्य लोक विशेषज्ञ आंगन में फ्यूटन पर पालथी मार कर बैठा था। उसके पांचों हृदय आकाश की ओर थे और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। कहा जाता था कि वह तारों और चांद का सार ग्रहण कर रहा था। अर्जुन एक तरफ खड़ा था, इस दुनिया की चमत्कारी विधियों को देखने के लिए उत्सुक था। लगभग आधी अगरबत्ती के बाद विशेषज्ञ ने अर्जुन को अपनी पीठ उसकी ओर करके बैठने को कहा। फिर विशेषज्ञ ने अर्जुन की पीठ पर अपनी हथेली रखी। कुछ मिनट बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें अपनी पीठ पर बुखार महसूस हो रहा है? अर्जुन ने भ्रम में अपना सिर हिलाया। विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अब क्या हुआ? क्या तुम्हें पीठ में बुखार लग रहा है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। गाओ दे ने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, तुम शक नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो ये काम करेगा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। वरिष्ठ, मैं समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी मानसिकता को ठीक करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद गाओ दा ने कहा, अब क्या हुआ? क्या तुम्हें पीठ में बुखार महसूस हो रहा है? अर्जुन ने एक क्षण सोचा और कहा, थोड़ा सा। गाओ दे ने कहा, ये कैसा है? क्या ये बहुत प्रभावी नहीं है? तो फिर क्या? अर्जुन की ने पूछा। गाओ दे ने कहा, तो फिर क्या? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि मैं आपकी पीठ को गर्म कर सकता हूँ?
वास्तव में मैं अर्धअमर हूँ। अर्जुन ने आह भरी और कहा, ठीक है, अगर यह मेरी दुनिया में होता तो मुझे डर है कि मैंने तुम्हें पहले ही एक ही ब्लेड से मार डाला होता। इसे भूल जाओ गुरुजी, अलविदा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और गायब हो गया। विशेषज्ञ ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया और जल्दी से जमीन पर घुटने टेक कर प्रणाम किया। महाअमर, महाअमर अवतरित हुए हैं। महाअमर ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मैं महाअमर से अमर तकनीक सीखना चाहता हूँ। रात के आकाश में अर्जुन की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। उसे इस संसार से गहरा द्वेष महसूस हुआ। वह ईमानदारी से इस दुनिया में नई क्षमताएं सीखना चाहता था, लेकिन अंत में उसे बार बार धोखा मिला। अध्याय 1440। उन्होंने पाया कि वे इस दुनिया के प्रति बहुत दयालु थे, इतना दयालु कि वे यह मानने को तैयार थे कि इस दुनिया में छिपे हुए विशेषज्ञ मौजूद हैं। देखने से तो ऐसा नहीं लगता था। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा की लगभग नगण्य मात्रा ही सब कुछ स्पष्ट कर रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा केवल आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करने वाले मानवीय औजारों से ही उत्सर्जित होती थी। अर्जुन ने हार मान ली और आराम से बैठ गया। वह इस दुनिया में 2 दिन और खेलता रहा। इस दुनिया के संपर्क में कुछ समय तक रहने के बाद उन्होंने पाया कि यह स्थान काफी दिलचस्प और जीवन का आनंद लेने के लिए उपयुक्त है। उसने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे। उन व्यंजनों की स्वादिष्टता और विविधता देखकर उसे अविश्वास हो रहा था। वह चाहता था कि काश वह अपनी जीभ निगल पाता। उनकी साधना के कारण प्रतिदिन 10,000 जिन भोजन खाना कोई समस्या नहीं थी। उसने जल्दी ही कुछ स्वादिष्ट विधियां भी सीख ली, क्योंकि वह भविष्य में अपने कहे हुए मास्टर के प्रति पुत्रवत श्रद्धा दिखाना चाहता था। अर्जुन ने इस दुनिया में आते ही कदम रख दिया था। उसने कैनवास की पतलून और बटनादार टॉप पहना हुआ था। वह चहल पहल भरे शहर में घूम रहा था और उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। यहाँ के मनुष्यों को यह एहसास नहीं था कि यहाँ एक व्यक्ति है जो उन्हें भगवान जैसा लगता है और चुपचाप उनके पास से गुजर रहा है। ये दुनिया बहुत सुंदर और बहुत कमजोर थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर वह इच्छुक है तो वह सीधे पृथ्वी के केंद्र में एस्ट्रल क्यूई की एक स्ट्रैंड इंजेक्ट कर सकता है, जिससे दुनिया 3 सेकंड से भी कम समय में विशाल ब्रह्मांड में गायब हो जाएगी। हालांकि बाद में उसने खुद को दिलासा दिया, ये दुनिया हमेशा से इसलिए अस्तित्व में थी क्योंकि यह शक्तिशाली नहीं थी। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। शायद मार्शल दाव प्रणाली का अभाव इस दुनिया के लिए एक अच्छी बात थी। अर्जुन ने सचमुच सोचा था कि अगर वह मार्शल दाव प्रणाली को दुनिया के इंसानों तक पहुंचा दे तो यह उनके साथ न्याय होगा, लेकिन अब यह विचार पूरी तरह से दूर हो गया था। हुआशान। अर्जुन पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसके बाएं हाथ में काली उबलती हुई शराब का प्याला और दाएं हाथ में फ्राइज थे। जमीन पर भूले बिसरे नामों से भरे कुछ डिब्बे रखे थे और उनके बीच मीट पैनकेक के 2 टुकड़े थे और वह खुशी खुशी खा रहा था। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये चीजें चीन के व्यंजनों जितनी स्वादिष्ट नहीं हैं। इनमें स्वाद का स्तर हमेशा बहुत कम होता है। कुछ हांफती हुई औरतें ऊपर चढ़ गईं और अर्जुन के अच्छे फिगर की तारीफ में बोल पड़ीं। वे लोहे के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से लगातार उसकी तस्वीरें भी खींचती रहीं। अपना भोजन समाप्त करने के बाद अर्जुन ने ताली बजाई और बादलों के समुद्र से नीचे कूद गया। पर्वत शिखर पर मौजूद यात्री स्तब्ध रह गए और घबराकर चिल्लाने लगे, आत्महत्या! किसी ने आत्महत्या कर ली। चौथे दिन विश्व विनाश संगठन का वादा पूरा हुआ। उन्होंने जंगल में एक विशाल तोप स्थापित की जिसमें पूरी मानव जाति को नष्ट करने में सक्षम जहर था। सेना के साथ साथ विभिन्न गुटों के लोग भी आए और विश्व संहार संगठन को घेर लिया। उनमें कैगुआन कबीले के लोग भी थे, कुछ अच्छे बाहरी लोग जो गेल और गेल के साथ काम करते थे। युद्ध तुरंत शुरू हो गया। ह्यूमन थंडर आर्मी ने विश्व विनाश संगठन पर अंधाधुंध बमबारी करने के लिए हर तरह के आकर्षक हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन विश्व विनाश संगठन में बाहरी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, 1000 से भी ज्यादा। ये संख्या देखकर लोग हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आम नागरिकों के बीच इतने सारे अजीब लोग छिपे हुए हैं।
लगभग 2 मीटर लंबा एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर कूद पड़ा। उसका पूरा शरीर धातु में बदल गया और उसने मानव सेना की अनगिनत तोपों को अपने शरीर से रोक लिया। एक सुंदर आदमी ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराकर तोप की रक्षा के लिए समुद्र के पानी को बर्फ की एक विशाल ढाल में बदल दिया। दूसरी ओर मानव सेना ने 5 आध्यात्मिक ऊर्जा तोपें निकाली थीं, जिन्हें कैगुआन कबीले ने अतिरिक्त समय तक काम करने के बाद बनाया था। ये आध्यात्मिक ऊर्जा तोपें वाकई बहुत शक्तिशाली थीं। कुछ ही बमबारी के बाद विश्व विनाश संगठन के 1 दर्जन से ज्यादा बाहरी लोग मारे गए। बस इतना ही। बाहरी व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसने मानव सेना पर जवाबी हमला बोल दिया और मानव सेना को इतनी तेजी से घेर लिया कि वह बांस टूटने के समान तीव्र गति से आगे बढ़ गई। भेड़ियों का धुआं और युद्ध की लपटें आकाश में फैल गईं। गेल ने बाहरी लोगों की अपनी टीम को विश्व विनाश संगठन में शामिल कर लिया, जो मृत्यु तक लड़ना चाहता था। उसके शक्तिशाली शरीर ने 3 दिनों में ही उसका जहर खत्म कर दिया था। उसने बहादुरी से विश्व विनाश संगठन पर हमला किया, 1 के खिलाफ 2, 1 के खिलाफ 3 या यहाँ तक कि 1 के खिलाफ 5। हालांकि वह जल्द ही पराजित हो गया और अधिक बाहरी लोगों ने उस पर हमला कर दिया। मानव सेना के पास उपलब्ध सभी अत्याधुनिक हथियारों के बावजूद वे विश्व संहार संगठन को और अधिक दबाने में असमर्थ रहे। इसके बजाय वे पीछे हटते रहे और मानव जाति हताश होने लगी। विश्व संहार संगठन के एक बाहरी व्यक्ति द्वारा बुलाया गया एक आग का गोला मानव सेना में पनप गया। आग का गोला चमकदार रोशनी के साथ फटा और तुरंत उड़ गया, जिससे हजारों सैनिक मारे गए। सभी लोग भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगे। उसने एक अजीब आदमी को हवा में तैरते देखा। उसके लंबे काले बाल किसी जहरीले सांप की तरह नाच रहे थे। वे लंबे बाल असल में आग की लपटें थीं। मेरे राजा! बाहरी लोग खुशी से चिल्लाए। एक बाहरी व्यक्ति दहाड़ा, वह बाहरी लोगों का राजा है। क्या तूफान है! नरक में जाओ मेरे राजा, इस दुनिया को अपनी शक्ति दिखाओ। आकाश में ज्वाला एलियन अहंकार से हंसा। उसने हाथ हिलाए और आकाश से आग की अनगिनत वर्षा होने लगी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। युद्ध की पूरी प्रक्रिया सही समय पर दुनिया के सभी मनुष्यों तक प्रसारित की गई और इस दृश्य ने सभी मनुष्यों को यह एहसास कराया कि प्रलय आने वाला है। कैगुआन कबीले का सरदार जमीन पर गिर पड़ा। वह नियंत्रण खो बैठा और चिल्लाया, क्या हम इंसान सचमुच यहीं खत्म हो गए हैं? हमें कौन बचा सकता है? कौन मानव जाति के लिए नई आशा ला सकता है? जैसे ही वह चिल्लाया, अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया और उसने अवचेतन रूप से उसे चिल्लाकर कह दिया, अर्जुन, मैं तुम्हें अपने सभी शून्य पत्थर दे दूंगी, बशर्ते तुम सचमुच हमें बचा सको। उसकी आवाज अभी भी शांत नहीं हुई थी। आकाश में आग की वर्षा अचानक बुझ गई। पूर्व में मानव सेना और पश्चिम में विश्व संहार संगठन के बीच खुले स्थान में एक तैरता हुआ मानव अर्जुन प्रकट हुआ। अर्जुन एक चमकने वाली धातु के छोटे से टुकड़े से खेल रहा था। ये वह चीज थी जिसका इस्तेमाल किसी और ने हुआ पर्वत की चोटी पर उसकी तस्वीर खींचने के लिए किया था। इस चीज को अपनी उंगलियों से नियंत्रित किया जा सकता है। कितना अजीब है! अर्जुन हंसा और खेलने लगा। हालांकि दोनों खेमों ने अर्जुन को आश्चर्य से देखा। आकाश में परलोक का राजा चिल्लाया, ये कौन है? अर्जुन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने लोहे के छोटे टुकड़े को अपने हाथ से छेदना जारी रखा, लेकिन गलती से ज्यादा जोर लगा दिया और लोहे के छोटे टुकड़े में छेद हो गया। आह, धिक्कार है, ये टूट गया! अर्जुन चिल्लाया। इस पर अर्जुन ने अपना सिर उठाया और विश्व विनाश संगठन की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी लड़ाइयों में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन पूरी मानव जाति का विनाश करना थोड़ा ज्यादा है। छोड़ो इसे, बस इसे ऐसे समझो जैसे मैं तुम्हारे मामलों में दखल दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे सीख लोगे और दुनिया को मिटाने के बारे में सोचना बंद कर दोगे। तुम्हें पता है, क्षितिज के उस पार भी एक दुनिया है। दुनिया के बाहर भी लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं। परलोक के राजा ने आदेश दिया, जिससे सभी परलोक के दानवों ने अर्जुन पर उन्मत्त हमला शुरू कर दिया। अनगिनत गुण अर्जुन पर मानो बरस पड़े। परलोक के राजा ने अर्जुन को चकनाचूर करने के लिए 100 मीटर व्यास का एक ज्वलंत उल्कापिंड भी बुलवाया। अर्जुन आग की लपटों से घिरा हुआ था और रंगों से भर गया था।
बहरहाल लगभग 10 मिनट की बमबारी के बाद धुएं में अर्जुन की परछाई दिखाई दी। वह और पास गया और उसकी रूपरेखा साफ होती गई। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, तुम सचमुच नहीं जानते कि खुद को कैसे नियंत्रित किया जाए। सारा संसार स्तब्ध रह गया, लेकिन परलोक का राजा इतना भयभीत हो गया कि उसका कलेजा और पित्ताशय फट गया।